उपभोग करने के बाद हिमी में और सुधार हुआ है। जैसे ही हिमशिखा खुशी मना रही थी, अचानक हिम प्राचीन तलवार से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली शक्ति निकली और उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। इस शक्ति को प्राप्त करने पर हिमशिखा के चेहरे के भाव काफी बदल गए। उसने जल्दी से हिम प्राचीन तलवार को पकड़ लिया और दांव संघ मुख्यालय में स्थापित स्थानांतरण व्यूह का उपयोग करके दक्षिणी महाद्वीप की यात्रा की। फिर दक्षिणी महाद्वीप के अंतर आयामी स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से उसने शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश किया। जैसे ही वह शून्य समाधि महाद्वीप पर बैंगनी तलवार संप्रदाय की मुख्य चोटी पर पहुंची, उसके शरीर से एक बेकाबू शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। हिमशिखा से निकलने वाली शक्तिशाली आभा ने लगभग आधे बैंगनी तलवार संप्रदाय को अपनी चपेट में ले लिया। असीम ठंड ने तुरंत पूरे संप्रदाय को एक बर्फीले परिदृश्य में बदल दिया। बैंगनी तलवार संप्रदाय के भीतर एकांत में साधना करने वाले वे योद्धा इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। थोड़ी कमजोर साधना वाले लोग जमा देने वाली ठंड के तहत बेकाबू होकर कांपने लगे। हिमशिखा की सफलता के साथ स्वर्ग और पृथ्वी ने इसे महसूस किया और जल्द ही आकाश में घने विपत्ति बादल तेजी से इकट्ठा हो गए। जल्द ही आसमानी विपत्ति उतरने लगी और बिजली के बोल्ट हिमशिखा पर गिरने लगे। हिमशिखा की सफलता की खबर पूरे तलवार संप्रदाय में जंगल की आग की तरह फैल गई। तलवार संप्रदाय के कई योद्धा खबर पाकर शून्य समाधि महाद्वीप पर बैंगनी तलवार संप्रदाय की ओर दौड़ पड़े। शक्ति सिंधु महाद्वीप, विराट का निवास। विराट का स्वर्ण नाग अवतार जो साधना कर रहा था, वह भी खबर से चिंतित था। वह अपना निवास छोड़ने और हिमशिखा की सफलता देखने के लिए शून्य समाधि महाद्वीप पर बैंगनी तलवार संप्रदाय की ओर भागने से खुद को नहीं रोक सका। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के जाते ही स्वरा ने उसकी हरकतों को नोटिस किया और छिपकर उसका पीछा करने से खुद को नहीं रोक सकी। जब तक विराट का स्वर्ण नाग अवतार शून्य समाधि महाद्वीप पर बैंगनी तलवार संप्रदाय पर पहुंचा, तब तक हिमशिखा की विपत्ति अपने अंत के करीब थी। बूम बूम, आसमानी बिजली के आखिरी कुछ झटके गिरने के साथ हिमशिखा की विपत्ति समाप्त हो गई। आकाश में विपत्ति के बादल धीरे धीरे छंटने लगे। हिमशिखा ने वास्तव में षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए 48 आसमानी बिजलियों का सामना किया था। हिमशिखा के आश्चर्यजनक प्रदर्शन को देखकर एल्डर पवन और उपाध्यक्ष दिवाकर भी चुप हो गए। जब वे षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर गए तो एक ने 47 आसमानी बिजलियों का सामना किया था और दूसरे ने 46 का। ऐसा प्रदर्शन विराट, शार्दूल, नन्ही चिड़िया, माया, आयु और चंपा जैसे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली लेकिन अजीब व्यक्तियों के अलावा पूरे तलवार संप्रदाय में बेजोड़ था। हालांकि अब हिमशिखा की षष्ठम विपत्ति लोक में सफलता ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। हिमशिखा ने न केवल उनसे अधिक आसमानी बिजली सहन की, बल्कि उसकी विपत्ति भी उनके मुकाबले कहीं अधिक सहज थी। एल्डर पवन और उपाध्यक्ष दिवाकर एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सके। उनके चेहरों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। आज से इस छोटी लड़की ने आधिकारिक तौर पर उन्हें पीछे छोड़ दिया है। हिमशिखा की सफलतापूर्वक अपनी विपत्ति को पार करने के बाद हर कोई उसे बधाई देने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर विराट बधाई दिए बिना नहीं रह सका, इसलिए वह भी बधाई देने के लिए आगे बढ़ा। बधाई हो मिस हिमशिखा। विराट का स्वर्ण नाग अवतार आगे बढ़ा और हिमशिखा को बधाई देने के लिए झुक गया। हे विराट, वरिष्ठ बहन हिमशिखा के षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने जैसा यह इतना खुशी का अवसर है और तुम बस ऐसा ही कहोगे और बस हो गया? क्या तुम्हारे पास दिखाने के लिए कोई ईमानदारी नहीं है? वैदेही ने यह देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार को घूरा और चिढ़ते हुए कहा। वैदेही की बातें सुनकर विराट का चेहरा उतर गया। लानत है, यह मूर्ख लड़की, यह हमेशा परेशानी खड़ी करने के लिए बाहर आ जाती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई लाभ मिल रहा है, तुम इतनी उत्सुक क्यों हो? हालांकि जब वैदेही ने ऐसा कहा तो सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। सबकी नजरों के बीच विराट मना नहीं कर सका, इसलिए उसने अनिच्छा से एक अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार निकाली और उसे हिमशिखा को सौंपते हुए कहा, इस अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार को मिस हिमशिखा के लिए मेरी ओर से एक बधाई उपहार माने। उस मामले में यह विनम्र महिला पहले से ही युवा गुरु विराट को धन्यवाद देती है। यह सुनकर हिमशिखा ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और बिना किसी झंझक के अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार को स्वीकार कर लिया। बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थरों के बदले में हिम प्राचीन तलवार को खिलाकर उसने अभी अभी अपने अधिकांश युद्ध गुण खर्च कर दिए थे। अब वह कंगाल हो चुकी थी और चिंतित थी कि और अधिक युद्ध गुण कहां से कमाए जाएं। कंटक महाद्वीप पर युद्ध शांत हो गया था और पूरा महाद्वीप अब तलवार संप्रदाय के नियंत्रण में था। युद्ध गुण अर्जित करना पहले जितना आसान नहीं होगा। अब जब विराट ने उसे एक अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार दी थी तो वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगी। तलवार संप्रदाय के अन्य सदस्यों को बेचे जाने पर एक अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार उसे काफी मात्रा में युद्ध गुण अर्जित करा सकती थी। इसके अलावा कम से कम यह हिमी को उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दिया जा सकता है। हिमशिखा को इसे इतनी आसानी से स्वीकार करते देख विराट कुछ स्तब्ध रह गया। क्या यह अभी भी वही हिमशिखा थी जिसे वह जानता था? अतीत की हिमशिखा अलग थलग और घमंडी थी, मुफ्त में दूसरों के एहसानों को स्वीकार करने का तिरस्कार करती थी। यहां तक कि जब उसने अंततः स्वीकार कर भी लिया तो वह केवल वैदेही और अन्य लोगों के उकसावे पर था। लेकिन अब उसे अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार को इतने स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हुए देखकर विराट अपने स्वयं के अस्तित्व पर संदेह किए बिना नहीं रह सका। यह सोचकर कि क्या उसके सामने वाला व्यक्ति वास्तव में हिमशिखा था। एक तरफ खड़ी वैदेही भी हिमशिखा की हरकतों से स्पष्ट रूप से हैरान थी, लेकिन जल्द ही वह उत्साहित हो गई। ऐसा लग रहा था कि वरिष्ठ बहन हिमशिखा ने आखिरकार प्रकाश देख लिया था और अब पहले की तरह रूढ़िवादी नहीं थी। अरे सबने देखा क्या? विराट पहले ही एक उदाहरण स्थापित कर चुका है। आप सभी वरिष्ठ विराट से अधिक कंजूस नहीं हो सकते हैं ना? वैदेही ने एल्डर पवन, उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर रोहन और अन्य लोगों को पुकारा। वैदेही की बातें सुनकर सबके चेहरे उतर गए। तुम्हारा क्या मतलब है? विराट से ज्यादा कंजूस नहीं हो सकते? तलवार संप्रदाय में इस लड़के से तुलना करने के लिए किसके पास संसाधन है? वैदेही के दबाव में हालांकि हर कोई अनिच्छुक था। वे हिमशिखा को बधाई उपहार के रूप में देने के लिए केवल कुछ उपहार ही निकाल सके। इस बार हिमशिखा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबको स्वीकार कर लिया। यह देखकर हर कोई इस डर से कि हिमशिखा और वैदेही द्वारा उन्हें भाग्य खर्च करने के लिए मजबूर किया जाएगा, हिमशिखा को बधाई देने के बाद जल्दी से भाग गए। विराट का स्वर्ण नाग अवतार भी मुड़कर जाना चाहता था, लेकिन हिमशिखा ने उसे रोक लिया। विराट, एक क्षण रुको। हिमशिखा, क्या कुछ और है? यह सुनकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार रुक गया और हिमशिखा की ओर सतर्कता से देखा और बोला, मेरे इस अवतार के पास केवल यही एक अतिरिक्त अष्टम विपत्ति दिव्य अस्त्र लंबी तलवार का जादुई खजाना है जो मैं तुम्हें पहले ही दे चुका हूं। यदि तुम और उपहार चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे सकता। विराट, तुम क्या सोच रहे हो? हिमशिखा ने निशब्द होकर कहा। मैंने तुम्हें केवल इसलिए रुकने को कहा ताकि मैं तुम्हारे साथ एक और मैच कर सकूं।
उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा। उसकी खूबसूरत आंखें भयंकर लड़ाई की भावना से भरी हुई थीं। उसने अब षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया था और उसकी हिम प्राचीन तलवार भी बहुत बढ़ गई थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह विराट से लड़ने में सक्षम होनी चाहिए। केवल विराट को हराकर ही वह संभवतः स्वरा की शिष्या बन सकती थी। हिमशिखा, ऐसा लगता है कि इस सफलता ने तुम्हें काफी आत्मविश्वास दिया है। विराट का स्वर्ण नाग अवतार हिमशिखा की खूबसूरत आंखों में जलती हुई युद्ध की भावना को देखकर मुस्कुराया। कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें, हिमशिखा ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को देखते हुए कहा। ठीक है, चूंकि तुम मुकाबला करने के लिए इतनी उत्सुक हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सहमति में सिर हिलाया। वह भी देखना चाहता था कि 48 आसमानी बिजलियों को झेलने के बाद हिमशिखा कितनी मजबूत थी। विराट, कृपया! हिमशिखा विराट के स्वर्ण नाग अवतार के सामने झुकी और फिर शून्य समाधि महाद्वीप के बाहरी इलाकों की ओर उड़ गई। यह देखकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार उसके पीछे हो लिया। इस समय बैंगनी तलवार संप्रदाय के आसपास अभी भी कई योद्धा थे जो तितर-बितर नहीं हुए थे। इस दृश्य को देखकर सभी की आंखों में गपशप की एक मजबूत भावना दिखाई दी। युवा गुरु और मिस हिमशिखा के बीच एक महान युद्ध होने जा रहा है। यह दिलचस्प होने वाला है। तलवार संप्रदाय के दो शीर्ष विशेषज्ञों के बीच का टकराव शानदार होने वाला है। टीच, तुम बेवकूफ हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे लड़ने वाले हैं? तुम बेवकूफ हो। क्या तुमने उन्हें यह कहते हुए नहीं सुना कि वे एक मैच करने जा रहे हैं? यह सिर्फ एक युवा जोड़े के बीच का एक नखरेबाज बहाना है। क्या तुमने सच में इस पर विश्वास कर लिया? तुम कितने मूर्ख हो। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम जाकर खुद क्यों नहीं देखते? टीच, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? तुम खुद जाकर क्यों नहीं देखते? हालांकि हर कोई विराट और हिमशिखा के बीच के मैच को लेकर बहुत उत्सुक था। किसी में भी जाकर शो देखने की हिम्मत नहीं थी। दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वे नाराज कर सकें। अगर उन्होंने उनके अच्छे समय को बर्बाद कर दिया तो क्या वे अभी भी तलवार संप्रदाय में रह पाएंगे? केवल एक ही व्यक्ति जो गुप्त रूप से गया था वह स्वरा थी। शून्य समाधि महाद्वीप के बाहर विराट के स्वर्ण नाग अवतार और हिमशिखा के बीच पहले से ही एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया था। तीक्ष्ण तलवार ऊर्जाएं ब्रह्मांड में आड़े तिरछे हो रही थीं। प्रत्येक प्रहार ब्रह्मांड में हजारों लाखों मील तक फैली एक स्थानिक दरार छोड़ गया। हिमशिखा काफी प्रभावशाली। उनके युद्ध के बाद विराट प्रशंसा में चिल्लाए बिना नहीं रह सका। षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद हिमशिखा की शक्ति वास्तव में दुर्जेय थी। उसकी शक्ति विनीत और लव की शक्ति से कहीं अधिक थी। विशेष रूप से उसके हाथ में हिम प्राचीन तलवार उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से ठीक हो गई थी। हिम प्राचीन तलवार द्वारा जारी शक्ति को देखते हुए यह शायद अर्ध अमर दिव्य अस्त्र के स्तर तक ठीक हो गई थी। इतनी शक्तिशाली हिमशिखा का सामना करते हुए विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। इस प्राचीन दिव्य अस्त्र हिम प्राचीन तलवार की सहायता से हिमशिखा की युद्ध कला प्रतिभा स्पष्ट रूप से एक जबरदस्त परिवर्तन से गुजरी थी। साधना की गति के मामले में वह सामान्य तलवार संप्रदाय के योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। यदि उसने उसे कम आंका और लापरवाह हो गया तो वह बहुत अच्छी तरह से उसके हाथों में पड़ सकता है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार और हिमशिखा के बीच का युद्ध 10 दिन और 10 रात तक चला। दोनों ने बहुत ही तीव्रता और भयंकरता के साथ लड़ाई लड़ी। यह देखकर कि वह केवल लोकाकाश महाविकास तलवार कला का उपयोग करके इस महिला को नहीं हरा सकता है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार को अंततः हिमशिखा को हराने के लिए दिव्य पंख तलवार व्यूह के 5वें स्तर को मुक्त करना पड़ा। हिमशिखा को पकड़ने के बाद विराट ने उसे प्रशंसा से देखा और कहा, हिमशिखा, तुम्हारी शक्ति पहले से ही काफी प्रभावशाली है। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में भी तुम जगह बनाने के लिए पर्याप्त हो। हिमशिखा की वर्तमान शक्ति के साथ यहां तक कि साधारण नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ भी शायद उसके लिए कोई मुकाबला नहीं होंगे। विराट, तुम जीत गए तो इसमें इतना गर्व करने वाली क्या बात है? तुम मेरे सामने व्यंग्यात्मक टिप्पणी क्यों कर रहे हो? हिमशिखा ने मुंह बनाया। इस क्षण वह थोड़ा गलत महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसने इतने वर्षों तक लगन से साधना की थी, फिर भी वह विराट से हार गई। इसके अलावा इस बार उसे लगा कि उसकी हार कुछ अनुचित थी। यदि विराट ने उस शक्तिशाली तलवार व्यूह का उपयोग नहीं किया होता तो शायद वह उससे नहीं हारती। हिमशिखा की उपस्थिति देखकर विराट कुछ स्तब्ध रह गया। आमतौर पर अलग थलग और ठंडी हिमशिखा वास्तव में एक कमजोर स्त्री पक्ष दिखा रही थी। यह देखकर कि यह महिला रोने वाली लग रही थी, विराट ने उसे जल्दी से छोड़ दिया। हिमशिखा, तुमने सच में मुझे गलत समझा है। मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था, कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं कर रहा था, विराट ने जल्दी से समझाया। मुझे तुम्हारी दयालुता के दिखावे की जरूरत नहीं है, हिमशिखा ने फुफकारते हुए कहा। हिमशिखा की बातें सुनकर विराट निशब्द रह गया। दयालुता का कैसा दिखावा? उसने कब दयालु होने का नाटक किया था? महिलाएं महिलाएं हैं, वास्तव में अनुचित। विराट ने अपना सिर हिलाया। वह हिमशिखा के साथ बहस जारी नहीं रखना चाहता था। वह नीचे की ओर उड़ा, अपनी एकांत साधना में लौटने का इरादा रखते हुए। हालांकि जैसे ही वह बैंगनी तलवार संप्रदाय में लौटा, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और एक जोरदार धमाके के साथ उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। हिमशिखा के साथ भयंकर युद्ध के बाद उसके सच्चे सार का उतार चढ़ाव बहुत तीव्र था। इस क्षण वह अपनी साधना के स्तर को और अधिक नहीं दबा सका और सीधे पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर गया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की सफलता के साथ स्वर्ग और पृथ्वी ने इसे जल्दी से महसूस किया और आकाश में घने विपत्ति बादल तेजी से इकट्ठा होने लगे। इस बार विपत्ति के बादल एक अतुलनीय रूप से भयानक दबाव लेकर आए। हिमशिखा के षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने की तुलना में कहीं अधिक भयानक। उन विपत्ति बादलों से निकलने वाली राजसी स्वर्गीय शक्ति कुछ ऐसी थी जो पहले कभी प्रकट नहीं हुई थी जब तलवार संप्रदाय के योद्धाओं ने सफलता प्राप्त की थी। इस आश्चर्यजनक दृश्य ने सभी को चौंका दिया। हिमशिखा, जो विराट के स्वर्ण नाग अवतार के ठीक पीछे बैंगनी तलवार संप्रदाय लौट आई थी, जब उसने यह दृश्य देखा तो वह एक अत्यंत स्तब्ध अभिव्यक्ति दिखाने से खुद को रोक नहीं पाई। पंचम विपत्ति लोक में इस व्यक्ति की सफलता ने इतने भयानक स्वर्गीय विपत्ति बादल का कारण कैसे बना? हिमशिखा का तो जिक्र ही छोड़िए, स्वरा भी, जो गुप्त रूप से उनका पीछा कर रही थी, जब उसने यह दृश्य देखा तो वह एक अत्यंत स्तब्ध अभिव्यक्ति दिखाने से खुद को रोक नहीं पाई। इतने वर्षों में यह पहली बार था जब उसने किसी योद्धा को पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करते और इस तरह की भयानक आसमानी विपत्ति को आकर्षित करते देखा था। यहां तक कि जब कोई योद्धा अपनी साधना की सीमा तक पहुंच जाता है तो यह इतने भयानक विपत्ति के बादल का कारण नहीं बनता है। जब वह स्वयं पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर गई तो वह अपनी साधना की सीमा तक भी पहुंच गई और उसने 45 आसमानी बिजलियों का सामना किया। लेकिन पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करने पर जो विपत्ति का बादल उठा वह उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था जो वह अभी देख रही थी। इस विपत्ति में निहित राजसी स्वर्गीय शक्ति विपत्ति से गुजरने वाले साधारण योद्धाओं से पूरी तरह अलग थी।
बैंगनी तलवार संप्रदाय का यह दृश्य पूरे तलवार संप्रदाय में तेजी से फैल गया। खबर सुनकर तलवार संप्रदाय के अनगिनत योद्धा शून्य समाधि महाद्वीप पर बैंगनी तलवार संप्रदाय की ओर दौड़ पड़े। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाइए, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। ये सुनकर गुरु गोविंद उसे एक बार फिर देखे बिना नहीं रह सके। उन्होंने अपने शिष्य को शायद ही कभी किसी योद्धा की इतनी अधिक प्रशंसा करते देखा था। ऐसा लगता था कि विराट नाम के इस युवक में वास्तव में असाधारण गुण थे जो वह अब देख रही थी। इस विपत्ति में समाहित वह विशाल ईश्वरीय शक्ति किसी साधारण योद्धा द्वारा झेली जाने वाली विपत्ति से पूरी तरह अलग थी। बैंगनी तलवार संप्रदाय का यह दृश्य पूरे तलवार संप्रदाय में जंगल की आग की तरह फैल गया। यह खबर सुनते ही तलवार संप्रदाय के अनगिनत योद्धा शून्य समाधि महाद्वीप पर स्थित बैंगनी तलवार संप्रदाय की ओर दौड़ पड़े। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की इस सफलता ने हिमशिखा की पिछली सफलता से कहीं अधिक तहलका मचा दिया था। तलवार संप्रदाय के योद्धा ज्यादातर हिमशिखा की सफलता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, यह सोचकर कि वह किस तरह की उपलब्धियां हासिल कर सकती है। हालांकि हिमशिखा का प्रदर्शन उन्हें चौंकाने के लिए काफी नहीं था। हिमशिखा से पहले ही शार्दुल वहां मौजूद था, जिसका प्रदर्शन षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय हिमशिखा की सफलता से भी अधिक असाधारण था। हिमशिखा ने षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए केवल 48 आसमानी बिजलियों का सामना किया था। यह प्रभावशाली तो था, लेकिन फिर भी यह शार्दुल की तुलना में बहुत कम था। उदाहरण के लिए शार्दुल ने षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के लिए 54 आसमानी बिजलियों का सामना किया था, लेकिन इस बार विराट के स्वर्ण नाग अवतार की सफलता स्पष्ट रूप से असाधारण थी। यह उस स्तर से कहीं आगे था जिसकी तुलना हिमशिखा से की जा सके, और यहां तक कि शार्दुल, नीलिमा, विशाल कछुआ और माया ने भी पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय ऐसा दृश्य नहीं दिखाया था। शक्ति सिंधु महाद्वीप, यंत्रव्यूह कार्यशाला, माया का निवास। अरे, ये सारा हंगामा किस बात का है? क्या हुआ? यंत्रव्यूह कार्यशाला में योद्धाओं के बीच मची खलबली देखकर नीलिमा तुरंत जिज्ञासा से भर उठी। पिछले कुछ महीनों से वह और माया यंत्रव्यूह कार्यशाला में माया के निवास पर एकांत साधना में थीं और विराट से प्राप्त उन जादुई खजानों को निखार रही थीं। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने लगभग इन सभी खजानों को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था। हालांकि वे वर्तमान में केवल पंचम विपत्ति लोक में थीं, लेकिन उनकी शक्ति साधारण पंचम विपत्ति लोक के योद्धाओं से कहीं अधिक थी। एक अर्ध अमर दिव्य अस्त्र को परिष्कृत करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं जाकर पूछती हूँ। यह सुनकर माया तुरंत बाहर दौड़ी, यंत्रव्यूह कार्यशाला के एक योद्धा को पकड़ा और स्थिति के बारे में पूछताछ की। जल्द ही माया वापस लौट आई। नीलिमा, मैंने सुना है कि विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है, माया ने उत्साह से दौड़ते हुए कहा। इसके अलावा मैंने सुना है कि इस बार विराट के स्वर्ण नाग अवतार की सफलता के कारण जो ईश्वरीय विपत्ति आई है वह काफी असामान्य है। क्या विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है? यह सुनकर नीलिमा दंग रह गई और फिर जल्दी से बोली, चलो चलो चलकर देखते हैं। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, श्रवण वर्षा विद्यापीठ, उस पहाड़ पर जहां श्वेत वस्त्रधारी विराट रहता था। शार्दुल को भी यह खबर मिल गई थी कि विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया है। मालिक, मैं भी वापस जाना चाहता हूं और आपके स्वर्ण नाग अवतार के पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करने का दृश्य देखना चाहता हूं। संबंधित खबर मिलने के बाद शार्दुल तुरंत श्वेत वस्त्रधारी विराट को खोजने के लिए दौड़ पड़ा। इसमें इतना दिलचस्प क्या है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करना ही तो है, लेकिन मैंने सुना है कि इस बार आपके स्वर्ण नाग अवतार की सफलता की स्थिति बहुत ही असामान्य है। शार्दुल ने कहा, ठीक है, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जाओ। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसके प्यारे बड़े सिर को सहलाते हुए कहा। धन्यवाद मालिक, शार्दुल ने खुशी से कहा। फिर श्वेत वस्त्रधारी विराट और शार्दुल एक साथ श्रवण वर्षा विद्यापीठ से निकल गए और विद्यापीठ के पास उस स्थान पर पहुंचे जहां उसके मुख्य शरीर द्वारा स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया गया था। शार्दुल को वहां छोड़ने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट वापस श्रवण वर्षा विद्यापीठ लौट आया। वह शार्दुल के पीछे मुख्य रूप से उसे स्थानिक स्थानांतरण व्यूह का स्थान दिखाने के लिए गया था, न कि उसके साथ वापस जाने के लिए। उसके तीनों शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यह निर्मल अवतार भी उन सभी बातों से समान रूप से अवगत था जो उसके स्वर्ण नाग अवतार के साथ घटी थीं। श्रवण वर्षा विद्यापीठ ने श्वेत वस्त्रधारी विराट और शार्दुल के आने जाने में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वे विराट को अपने पक्ष में करने की कोशिश में इतने व्यस्त थे कि वे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे जिससे वह नाराज हो जाए। श्वेत वस्त्रधारी विराट को हमेशा श्रवण वर्षा विद्यापीठ से अत्यंत सम्मानजनक व्यवहार मिला था। उन्होंने कभी भी श्वेत वस्त्रधारी विराट की जहां चाहे वहां जाने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप या प्रतिबंध नहीं लगाया। गुरु गोविंद ने व्यक्तिगत रूप से उससे कहा था कि वह पूरे श्रवण वर्षा विद्यापीठ में जहां चाहे वहां जा सकता है। विद्यापीठ की हर जगह उसके लिए खुली थी, यहां तक कि शास्त्र भंडार या विरासत भूमि जैसी महत्वपूर्ण जगहें भी उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। इसलिए श्वेत वस्त्रधारी विराट का समय श्रवण वर्षा विद्यापीठ में काफी आराम से बीत रहा था। अपनी एकांत साधना के अलावा वह कभी कभी शास्त्र भंडार भी जाता था। शास्त्र भंडार ही वह जगह थी जिसने उसे विद्यापीठ की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित किया था। वहां की कई किताबें ऐसी थीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। इन किताबों से विराट बहुत सी ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकता था जिसका उसे पहले कभी सामना नहीं हुआ था। कुछ किताबें पढ़ने के बाद विराट को पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप और दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति की गहरी समझ प्राप्त हुई, और जिन चीजों ने विराट को सबसे ज्यादा दिलचस्पी दी वे ये किताबें थीं जिनमें पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के बारे में जानकारी दर्ज थी। विराट ने श्रवण वर्षा विद्यापीठ की मार्शल आर्ट नियमावली में बहुत कम रुचि दिखाई। वह जिन तकनीकों और मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था वे सभी शीर्ष स्तर की थीं। साधारण मार्शल आर्ट उसके लिए कोई आकर्षण नहीं रखती थीं। स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौटने के बाद शार्दुल तुरंत विराट के स्वर्ण नाग अवतार की सफलता को देखने के लिए शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश कर गया। शून्य समाधि महाद्वीप पर बैंगनी तलवार संप्रदाय में पहुंचने पर शार्दुल संप्रदाय के ऊपर असीम ईश्वरीय शक्ति बिखेरने वाली ईश्वरीय विपत्ति को देखकर दंग रह गया। ऐसी ईश्वरीय शक्ति का सामना उसने षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय भी नहीं किया था। पंचम की तो बात ही छोड़ दें। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की यह सफलता वास्तव में असाधारण थी। बैंगनी तलवार संप्रदाय के मुख्य शिखर पर विपत्ति के बादलों से लगातार आसमानी बिजलियां गिर रही थीं और विराट के स्वर्ण नाग अवतार से टकरा रही थीं।
स्वर्णनाग अवतार ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और बिजलियों को बेरहमी से खुद पर प्रहार करने दिया। आसमानी बिजली द्वारा अपने शरीर को तपाने के अवसर का लाभ उठाते हुए विराट के स्वर्णनाग अवतार ने वास्तव में स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार तकनीक को सक्रिय कर दिया और आसमानी बिजली को अपने शरीर में सोख लिया। हालांकि स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार की साधना में स्वर्णनाग अवतार की प्रगति उसके मुख्य शरीर की तुलना में बहुत धीमी थी। मुख्य शरीर के स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार की साधना इतनी सुचारू और तीव्र होने के दो कारण थे। पहला, मुख्य शरीर के पास अनंत परम रक्तवंश था जिसकी प्रतिभा स्वर्णनाग अवतार से कहीं अधिक थी। दूसरा, यह इसलिए भी था क्योंकि मुख्य शरीर ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के वातावरण का उपयोग किया था। स्वर्णनाग अवतार के पास ये स्थितियां नहीं थीं, इसलिए स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार की उसकी साधना स्वाभाविक रूप से मुख्य शरीर की तुलना में बहुत धीमी थी। यहां तक कि अब भी स्वर्णनाग अवतार ने केवल 5वें संस्कार तक ही साधना की थी। हालांकि आसमानी बिजली की हर लहर के साथ स्वर्णकाया अष्टादश संस्कार में विराट के स्वर्णनाग अवतार की प्रगति तेजी से बढ़ने लगी। जब विराट के स्वर्णनाग अवतार ने 42 आसमानी बिजलियों का सामना कर लिया, तब तक उसका स्वर्ण शरीर अष्टादश संस्कार के 6ठे स्तर तक पहुंच चुका था। इस बिंदु पर उसकी शारीरिक शक्ति षष्ठम विपत्ति दिव्य अस्त्र के बराबर थी। गिरने वाली हर आसमानी बिजली के साथ विराट के स्वर्णनाग अवतार ने तेजी से 45 बिजलियों का सामना किया। आमतौर पर पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करने वाले योद्धा के लिए सीमा 45 आसमानी बिजलियां होती है। हालांकि विराट के स्वर्णनाग अवतार द्वारा 45 आसमानी बिजलियों का सामना करने के बाद भी आसमान में विपत्ति के बादल अभी भी नहीं छंटे थे। क्या हो रहा है? यह पहले ही 45 आसमानी बिजलियों तक पहुंच चुका है। विपत्ति अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? क्या 46 बिजलियां और हो सकती हैं? क्या पंचम स्तर की विपत्ति में 45 से अधिक आसमानी बिजलियां हो सकती हैं? मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। यह सच में अविश्वसनीय है। युवा मालिक ने इस बार जो विपत्ति आकर्षित की है वह बहुत असाधारण है। मुझे पता था कि यह विपत्ति असामान्य है। भीड़ की पूरी तरह से हैरान निगाहों के नीचे बूम, आसमान में विपत्ति के बादलों से एक और आसमानी बिजली गिरी और विराट के स्वर्णनाग अवतार से जा टकराई। इस बिजली की शक्ति भयानक थी, जो पिछली 45 बिजलियों की संयुक्त शक्ति से दोगुनी से भी अधिक थी। कितनी भयानक आसमानी बिजली है! पंचम स्तर के योद्धा की विपत्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती है? यह 46वीं आसमानी बिजली शायद पिछली 45 बिजलियों की संयुक्त शक्ति से दोगुनी से भी अधिक है। यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह गया। उनकी आंखों के सामने जो दृश्य सामने आ रहा था वह पूरी तरह से अविश्वसनीय था। किसी योद्धा के लिए विपत्ति के दौरान अपनी साधना की सीमा तक पहुंचना ही अविश्वसनीय रूप से कठिन था, लेकिन अब विराट के स्वर्णनाग अवतार ने न केवल सीमा को छुआ था बल्कि उसे पार कर लिया था। यह कुछ ऐसा था जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। सुना तो दूर की बात है, न केवल तलवार संप्रदाय के योद्धा हैरान थे बल्कि एक तरफ से देख रही स्वरा भी पूरी तरह से दंग थी। यह लड़का अपनी साधना की सीमा को तोड़ने के बिंदु तक पहुंच गया है। बिजली में नहाए हुए विराट के स्वर्णनाग अवतार को देखकर स्वरा अवाक रह गई। अपनी साधना की सीमा को तोड़ना कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने एक प्रतिष्ठित अमर खड्ड स्वरा ने भी केवल किंवदंतियों में सुना था और वास्तविकता में कभी नहीं देखा था। अपनी साधना की सीमा तक पहुंचना ही बेहद मुश्किल था, उसे तोड़ना तो दूर की बात है। यहां तक कि अमर खड्ग स्वरा, जिसे अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा पर बहुत गर्व था, उसने भी कभी ऐसा मुकाम हासिल नहीं किया था। यह लड़का सचमुच एक राक्षस है। उसने वास्तव में वह पौराणिक कारनामा कर दिखाया। आसमान में विपत्ति के बादल 46वीं आसमानी बिजली गिरने के बाद भी नहीं छंटे थे। लंबे समय तक ऊर्जा इकट्ठा करने के बाद एक और पृथ्वी को हिला देने वाली गर्जना हुई। एक अविश्वसनीय रूप से भयानक आसमानी बिजली, जिसमें भयानक ईश्वरीय शक्ति थी, आसमान से उतरी और विराट के स्वर्णनाग अवतार पर भयंकरता से प्रहार किया। इस बिजली की शक्ति पिछली 46 बिजलियों की संयुक्त शक्ति से दोगुनी मजबूत थी। इस भयानक बिजली की चपेट में आने के बाद विराट के स्वर्णनाग अवतार की दुर्जय शारीरिक शक्ति के बावजूद वह जलकर काला हो गया। इस बिजली ने सीधे उसके शारीरिक बचाव को भेद दिया, जिससे उसे काफी चोटें आईं। इस क्षण स्वर्णनाग अवतार से एक फव्वारे की तरह खून बह निकला। अपनी गंभीर चोटों को भांपते हुए विराट के स्वर्णनाग अवतार ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से भुना हुआ दिव्य मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसे निगल लिया। भुने हुए दिव्य मांस के उस बड़े टुकड़े को निगलने के बाद उसकी चोटें तेजी से ठीक होने लगीं। 47वीं आसमानी बिजली के प्रहार के बाद भी आसमान में विपत्ति के बादल नहीं छंटे थे। इस क्षण यहां तक कि विराट के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। 47वीं आसमानी बिजली की शक्ति पहले ही इतनी भयानक थी, कोई केवल इसके बाद आने वाली बिजलियों की शक्ति की कल्पना ही कर सकता था। असीम ईश्वरीय शक्ति बिखेरने वाले उन भारी विपत्ति के बादलों को देखकर आसपास खड़े दर्शक अपनी सांसें रोके हुए थे। इस क्षण हर किसी के दिल में दबाव अपने चरम पर पहुंच गया। उन्हें नहीं पता था कि इस विपत्ति का अंतिम परिणाम क्या होगा। अगर वे विराट के स्वर्णनाग अवतार की स्थिति में होते तो यह व्यावहारिक रूप से एक निश्चित मौत होती। वे बस इतनी भयानक विपत्ति का सामना नहीं कर सकते थे। यहां तक कि भुने हुए दिव्य मांस, पंचम विपत्ति गोली और नवजीवन संजीवनी गोली के साथ भी यह सब व्यर्थ ही होता। इस पल हर किसी का दिल उनके गले में अटका हुआ था। हालांकि उन्हें हमेशा से विराट पर पूरा भरोसा था, यह महसूस करते हुए कि वह लगभग सर्वशक्तिमान है। स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, वह बाजी पलटने और आपदा को टालने में सक्षम है। इस क्षण असीम ईश्वरीय शक्ति बिखेरने वाले उन विपत्ति के बादलों को देखकर उनके दिलों में एक गहरी चिंता पैदा हो गई। बूम! उनकी चिंतित निगाहों के बीच एक और कान फोड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। एक अविश्वसनीय रूप से भयानक बिजली आसमान से उतरी और विराट के स्वर्णनाग अवतार की ओर भयंकरता से प्रहार करने लगी। यह देखकर विराट के स्वर्णनाग अवतार ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने बिजली को सीधे खुद पर प्रहार करने देने की हिम्मत नहीं की, बल्कि इसके बजाय अपने अर्ध अमर दिव्य अस्त्र लंबी तलवार वाले जादुई खजाने को घुमाया और बिजली का डटकर सामना करने के लिए पूरी ताकत से प्रहार किया। दो भयानक ताकतें आपस में टकराईं और एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ फट पड़ी। वह भयानक शेष ऊर्जा एक सुनामी की तरह सभी दिशाओं में बाहर की ओर बहने लगी। आसपास के क्षेत्र से देखने वाले योद्धा भी इस ऊर्जा के भयानक झटके से पीछे की ओर फेंका गए। पफट पफट! कुछ कमजोर योद्धा इस झटके से सीधे तौर पर गंभीर रूप से घायल हो गए। सौभाग्य से जो योद्धा देखने आए थे वे कम से कम महाविपत्ति लोक के स्तर पर थे, अन्यथा दिव्य विकास लोक के स्तर का एक योद्धा निस्संदेह इस तरह के भयानक झटके में मारा जाता। विराट का स्वर्णनाग अवतार भी इस आसमानी बिजली को रोकने की सख्त कोशिश करते हुए खून थूकने से खुद को नहीं रोक पाया। 48वीं आसमानी बिजली पिछली 47 बिजलियों की संयुक्त शक्ति से दोगुनी शक्तिशाली थी। ऐसी भयानक शक्ति नवम विपत्ति लोक के किसी विशेषज्ञ के लिए भी निश्चित मृत्यु का कारण बन सकती थी। स्वर्णमगर द्वीप प्रमुख और किलेदार रंजीत जैसी शक्तिशाली हस्तियां भी इतनी भयानक आसमानी बिजली का सामना करने में असमर्थ होंगी।
नवम विपत्ति लोक के किसी विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि एक कमजोर अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ के लिए भी ऐसी भयानक आसमानी बिजली से बचना मुश्किल होगा। जब हिमशिखा ने षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश किया था तब उसने भी 48 आसमानी बिजलियों का सामना किया था। हालांकि हिमशिखा ने जिस 48वीं आसमानी बिजली का सामना किया था वह उस 48वीं आसमानी बिजली की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं थी जिसका सामना वर्तमान में विराट का स्वर्ण नाग अवतार कर रहा था। दोनों के बीच का अंतर जमीन और आसमान जैसा था। हिमशिखा उस दृश्य को देख रही थी, उसकी खूबसूरत आंखें सदमे से भरी थीं। जब उसे पहले विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हराया था तब भी उसे कुछ हद तक विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इस पल वह पूरी तरह से आश्वस्त हो गई। अगर वह विराट के स्वर्ण नाग अवतार की स्थिति में होती तो भले ही उसके पास हिम प्राचीन तलवार होती, वह बिल्कुल भी इतनी भयानक आसमानी बिजली का सामना नहीं कर पाती। दोनों ही 48 आसमानी बिजलियां थीं, लेकिन षष्ठम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय उसके द्वारा झेली गई 48वीं आसमानी बिजली और पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा झेली गई 48वीं आसमानी बिजली की शक्ति में अंतर कोई छोटा मोटा अंतर नहीं था। अपनी विपत्ति के दौरान विराट के स्वर्ण नाग अवतार जिस भयानक आसमानी बिजली का सामना कर रहा था उसकी तुलना में उसने जो आसमानी बिजली झेली थी वह किसी बच्चे के मिट्टी से खेलने जितना आसान था। बिजली में नहाए हुए विराट को देखकर हिमशिखा पूरी तरह से प्रभावित हो गई। उसकी खूबसूरत आंखें असीम प्रशंसा और सम्मान से भरी थीं, लेकिन साथ ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार को स्पष्ट रूप से बिजली के पिछले प्रहार को सहते हुए गंभीर चोटें आई थीं। 48वीं बिजली पहले ही इतनी भयानक थी, अगर कोई और बिजली गिरी तो क्या विराट का स्वर्ण नाग अवतार उसे झेल पाएगा? इस क्षण न केवल हिमशिखा बल्कि स्वरा जैसी शक्तिशाली हस्ती ने भी बेचैनी की भावना महसूस की, मानो वह अपनी सांस रोक रही हो। सौभाग्य से 48वीं बिजली गिरने के बाद आसमान में विपत्ति के बादल आखिरकार धीरे धीरे छंटने लगे। विपत्ति के बादलों को बिखरते देख हर किसी ने राहत की एक लंबी सांस ली। यह भयानक विपत्ति आखिरकार खत्म हो गई थी। सभी ने जितनी भी विपत्तियों को देखा था उनमें से कोई भी इतनी तनावपूर्ण, इतनी रोमांचक या उत्तेजक नहीं थी, इतना अधिक कि विपत्ति के छंटने के बाद हर कोई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और विराट को बधाई देना भूल गया। सब लोग, अब आप सभी जा सकते हैं। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने भीड़ की ओर हाथ हिलाया और मुस्कुराया। विराट के शब्द सुनकर हर कोई अपने सदमे से बाहर आया और वहां से चला गया। हालांकि जो लोग विराट से परिचित थे वे अभी भी उसे बधाई देने के लिए आगे आए। भाई विराट, आप वास्तव में उल्लेखनीय हैं। उपाध्यक्ष दिवाकर ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को देखा, उनका चेहरा प्रशंसा से भरा था। आपका प्रदर्शन बार बार अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक रहा है। आपकी तुलना में हम तथाकथित मार्शल आर्ट के दिग्गज वास्तव में शर्मिंदा हैं। इस बार विराट के स्वर्ण नाग अवतार की विपत्ति ने वास्तव में उन्हें गहराई से हिला दिया था। वह विराट के स्वर्ण नाग अवतार की प्रतिभा के बारे में भी बहुत स्पष्ट थे। शुरू में हालांकि विराट के अवतार में उत्कृष्ट प्रतिभा थी, लेकिन यह उस राक्षसी स्तर पर बिल्कुल नहीं थी। विराट की उपलब्धि पूरी तरह से अवतार की जन्मजात प्रतिभा के कारण नहीं थी। इसका एक बड़ा हिस्सा विराट की अपनी कड़ी मेहनत के कारण था। सच कहूं तो जब विराट ने पहली बार यह स्वर्ण नाग अवतार प्राप्त किया था तो यह वास्तव में उल्लेखनीय था। हालांकि जैसे जैसे अवतार ने आरोहण लोक को पार किया, दिव्य विकास लोक तक साधना की और बाद में महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया, उसकी मूल प्रतिभा अब उतनी प्रभावशाली नहीं लग रही थी। इसका कारण यह था कि इस स्वर्ण नाग अवतार की क्षमता अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक हो गई थी और इसकी प्रतिभा तेजी से स्वर्ग को चुनौती देने वाली हो गई थी, जो मुख्य रूप से विराट के अपने प्रयासों के कारण था। विराट के अत्यधिक परिश्रम और प्रत्येक लोक में उत्कृष्टता की अथक खोज के कारण उसने प्रत्येक लोक की क्षमता को उसकी सीमा तक धकेल दिया। इसे प्राप्त करने के लिए विराट साधना की गति का त्याग करने को तैयार था। इसके परिणाम स्वरूप विराट का स्वर्ण नाग अवतार साधना की गति में तलवार संप्रदाय के कई लोगों से पीछे रह गया। अगर वह सच में साधना की गति का पीछा करता तो तलवार संप्रदाय के अन्य योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाते। अगर उसकी मांगें इतनी सख्त न होती और उसकी खोज इतनी चरम न होती तो उसका स्वर्ण नाग अवतार संभवतः अष्टम या नवम विपत्ति लोक तक पहुंच चुका होता। हालांकि विराट ने अल्पकालिक परिणामों का पीछा नहीं किया। उसकी दृष्टि दूरदर्शी थी। उसका लक्ष्य मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंचना था। वह खुद की तुलना अपने आसपास के लोगों से नहीं कर रहा था, बल्कि अनगिनत लोगों के सच्चे मार्शल आर्ट दिग्गजों से कर रहा था। हरे वस्त्रधारी बालक का पिछला मजाक, यह कहना कि उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा अनगिनत लोगों के सच्चे मार्शल आर्ट दिग्गजों के जूते ले जाने के भी लायक नहीं थी, विराट के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस बात ने उसे साधना के दौरान आत्म अनुशासन के एक असामान्य रूप से कठोर स्तर तक पहुंचा दिया। विराट के इसी सख्त आत्म अनुशासन के कारण ही उसने आज अपनी आश्चर्यजनक उपलब्धियां हासिल की है। एक स्वर्ण नाग अवतार जो शुरुआत में बहुत प्रभावशाली नहीं था, फिर भी उसे कई असाधारण प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट दिग्गजों की तुलना में कहीं अधिक बड़ी उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम बनाया। इस बार विराट के स्वर्ण नाग अवतार की विपत्ति ने तलवार संप्रदाय के कई योद्धाओं को बहुत चौंका दिया। इससे कई योद्धाओं को, जो अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट हो गए थे, अपनी खुद की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। उनकी उपलब्धियां, जो तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों की बदौलत थीं, वास्तव में अन्य योद्धाओं की तुलना में कहीं बेहतर थीं। तलवार संप्रदाय के कई योद्धा समान स्तर पर युद्ध शक्ति के मामले में पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के मार्शल आर्ट दिग्गजों से कहीं अधिक मजबूत थे। यहां तक कि पूर्वी नक्षत्र के 5 शूरवीर जैसे मार्शल आर्ट दिग्गज भी तलवार संप्रदाय के योद्धाओं से काफी कमतर थे। लेकिन उनकी उपलब्धियां गर्व करने लायक नहीं थीं, क्योंकि विराट की तुलना में वे कुछ भी नहीं थे। जहां तक विराट के वास्तविक शरीर की बात है वह तो एक बात थी, लेकिन विराट का वास्तविक शरीर एक विशेष स्थिति में था और उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती थी। हालांकि विराट के स्वर्ण नाग अवतार और निर्मल अवतार शुरुआत में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं थे। वास्तव में उनकी नींव उनमें से कई लोगों की तुलना में कमजोर थी। फिर भी इन दोनों अवतारों ने प्रतिभा के ऐसे स्तर प्राप्त किए जो उनके लिए अप्राप्य थे। विशेष रूप से निर्मल अवतार, जिसने उन्हीं तकनीकों की और उन्हीं परिस्थितियों में साधना की थी जो उन्होंने की थी। वास्तव में हाल के दशकों में विदेश में अपनी लंबी यात्राओं के कारण निर्मल अवतार की साधना की स्थितियां शक्ति सिंधु महाद्वीप पर रहने वालों की तुलना में भी कम रह गई हैं। अंततः हालांकि विराट के निर्मल अवतार की उपलब्धियां उनके लिए अप्राप्य ही रहीं। इस बार विराट के स्वर्ण नाग अवतार की विपत्ति से पैदा हुए झटके के कारण तलवार संप्रदाय के कई योद्धाओं ने गहरा आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर दिया। मालिक, मुझे हमेशा लगता था कि किसी लोक की सीमा ही मार्शल आर्ट का शिखर है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीमा से भी ऊंचे स्तर होते हैं। शार्दुल ने अपना प्यारा सिर हिलाया। काफी चकित लग रहा था। महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद वह हर सफलता के साथ सीमा तक पहुंच गया था
और हर बार जब उसे विपत्ति का सामना करना पड़ता था तो यह उसके लिए आसान होता जा रहा था। शार्दूल को अपनी उपलब्धियों पर हमेशा बहुत गर्व रहा था, लेकिन अब विराट के स्वर्ण नाग अवतार को पंचम विपत्ति लोक की सीमा को तोड़ते और वास्तव में तथाकथित सीमा को पार करते हुए एक और ऊंचे स्तर पर पहुंचते हुए देखकर शार्दूल को तुरंत अपनी कमियों का एहसास हुआ। उसके मालिक की तुलना में उसकी उपलब्धियां गर्व करने लायक कुछ भी नहीं थीं। उसने पहले सोचा था कि उसने प्रत्येक लोक में अपनी पूरी क्षमता तक साधना की है, लेकिन यह पता चला कि सुधार की गुंजाइश अभी भी बाकी थी। शार्दूल, असल में अगर तुम थोड़ी और मेहनत करो तो तुम भी इसे हासिल कर सकते हो। यह सुनकर विराट ने उसके सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा। उसके शब्द केवल शार्दूल को सांत्वना देने के लिए नहीं थे। उसकी जन्मजात प्रतिभा के साथ जब तक वह प्रयास करता है, अपनी साधना की सीमा को तोड़ना उसके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह बात उस बढ़ती हुई आसानी से स्पष्ट थी जिसके साथ शार्दूल हर सफलता के बाद विपत्तियों को पार कर रहा था। यह सब इस बात का संकेत था कि शार्दूल की क्षमता बढ़ रही थी और उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा और मजबूत हो रही थी। इसका कारण कि वह इसे पहले हासिल नहीं कर सका था यह था कि उसने महसूस ही नहीं किया था कि साधना की सीमा से भी ऊंचे स्तर होते हैं। यहां तक कि विराट ने भी इसे संयोग से ही खोजा था। उसका स्वर्ण नाग अवतार दिव्य नाग के 9 रूप की अगली साधना तकनीकों की कमी के कारण लंबे समय से तृतीय विपत्ति लोक में अटका हुआ था। तृतीय विपत्ति लोक में शोधन की इस लंबी अवधि ने उसके स्वर्ण नाग अवतार की साधना को अत्यंत स्थिर बना दिया था। जब उसने दिव्य नाग के 9 रूप की अगली तकनीकें प्राप्त की तो उसकी संचित शक्ति ने उसे साधना की सीमा को तोड़ने की अनुमति दी। उसके बाद ही विराट को एहसास हुआ कि वास्तव में साधना की सीमा से भी ऊंचे स्तर होते हैं। उस घटना के बाद से विराट ने खुद से और भी अधिक मांग करनी शुरू कर दी है और प्रत्येक लोक को निखारने के लिए खुद को और अधिक लगन से समर्पित कर दिया है। मालिक, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। विराट की बातें सुनकर शार्दूल ने दृढ़ता से कहा। विराट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यह हासिल कर सकते हो। इस समय नीलिमा भी उड़कर आई, विराट के स्वर्ण नाग अवतार को जटिल भाव से देखते हुए। उसकी दूरदृष्टि और ज्ञान शार्दूल से कहीं अधिक था। शार्दूल अपने जन्म के कुछ समय बाद ही एक दुर्घटना के कारण देवदार झरना गुप्त क्षेत्र में फंस गया था और इस दुनिया के बारे में उसकी समझ बहुत सीमित थी। उसका ज्ञान विराट का अनुसरण करने से आया था, लेकिन नीलिमा अलग थी। नील फीनिक्स वंश में पली बढ़ी, अपने बड़ों से निर्देश प्राप्त करते हुए उसका ज्ञान साधारण लोगों की तुलना में कहीं अधिक था। कुछ पहलुओं में यहां तक कि हरे वस्त्रधारी बालक भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। नीलिमा स्वाभाविक रूप से लोक की सीमाओं को तोड़ने के बारे में जानती थी। हालांकि उसने केवल अपने बड़ों को ऐसी बातों का उल्लेख करते सुना था, लेकिन उसने इन्हें प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं देखा था। जिस बात की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि आज वह वास्तव में इस पौराणिक दृश्य को विराट के स्वर्ण नाग अवतार पर अपनी आंखों से देखेगी। अरे बेवकूफ चिड़िया, तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे मालिक के लिए ऐसा करने में सक्षम होना बिल्कुल सामान्य बात है। शार्दूल ने नीलिमा को घूरा और कहा। हम्फ, मूर्ख बाघ, तुम कुएं के मेंढक हो, तुम क्या जानो? नीलिमा ने अपनी आंखें घुमाई और चिढ़ते हुए कहा। उसे इस मूर्ख बाघ पर ध्यान देने में आलस आ रहा था। यह मूर्ख बाघ विराट की तरह कुएं का एक अज्ञानी मेंढक था। इससे बात करना ऊर्जा की बर्बादी थी। इस मूर्ख बाघ को अंदाजा ही नहीं था कि विराट की इस उपलब्धि का असल मतलब क्या है। अरे बेवकूफ चिड़िया, क्या तुझे फिर से मार खाने की खुजली हो रही है? नीलिमा की बातें सुनकर शार्दूल तुरंत नाराज हो गया। मूर्ख बाघ, यह मत सोच कि तू अब मजबूत हो गया है तो तू कुछ भी कर सकता है। तू मुझे छूने की हिम्मत कर और देख कि क्या होता है। नीलिमा पलटी और उसे घूरते हुए गुस्से से बोली। ठीक है, तुम दोनों बहस करना बंद करो, विराट ने चिढ़ते हुए कहा और उन दोनों के सिर पर थपकी दी। जब ये दोनों एक साथ होते थे तो कभी नहीं रुकते थे। यह बेवकूफ चिड़िया अभी मजबूत नहीं थी, लेकिन वह काफी साहसी थी, जो किसी को भी उकसाने की हिम्मत रखती थी। इस बेवकूफ चिड़िया को पिटने से बचाने और फिर से एक नाटक रानी की तरह व्यवहार करने से रोकने के लिए वह उन दोनों को फिर से लड़ते हुए नहीं देखना चाहता था। विराट, तुम पक्षपाती हो। यह मूर्ख बाघ हमेशा मुझे परेशान करता है, लेकिन तुम इसके बारे में कुछ नहीं करते। नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए, विराट के हाथ को झटक दिया जो उसके सिर को थपथपा रहा था और उसे गुस्से से घूरा। अरे बेवकूफ चिड़िया, बस बहुत हुआ। अगर तू ऐसे ही गड़बड़ करती रही तो तुझे वे 2 अर्ध अमर दिव्य अस्त्र सौंपने पड़ेंगे, विराट ने चिढ़ते हुए कहा। विराट, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। माया, चलो चलें। यह सुनकर नीलिमा ने यह कहा और जल्दी से माया को खींच कर ले गई। वह वास्तव में चिंतित थी कि विराट उससे वे दोनों अर्ध अमर दिव्य अस्त्र वापस मांग लेगा। ये 2 अर्ध अमर दिव्य अस्त्र पहले ही उसकी जेब में थे, इसलिए उसके लिए उन्हें सौंपने का कोई कारण नहीं था। विराट ने उन दोनों मूर्ख लड़कियों को दहशत में भागते हुए देखा और उन्हें परेशान नहीं किया। उसकी बातें सिर्फ उस बेवकूफ चिड़िया को डराने के लिए थीं और वह वास्तव में उससे वे 2 अर्ध अमर दिव्य अस्त्र वापस नहीं मांगना चाहता था। मालिक, मैं भी पहले जा रहा हूं। नीलिमा और माया के जाने के बाद शार्दूल ने भी विराट के स्वर्ण नाग अवतार से कहा। वह इस बार केवल विराट के स्वर्ण नाग अवतार की सफलता का दृश्य देखने के लिए वापस आया था। अब जब विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अपनी विपत्ति पूरी कर ली है तो उसे स्वाभाविक रूप से पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर श्रवण वर्षा विद्यापीठ में वापस जाने और विराट के निर्मल अवतार के पास लौटने की जरूरत है। वर्तमान में विराट के तीनों शरीरों में से निर्मल अवतार सबसे कमजोर है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से सबसे बड़े अवतार की रक्षा करने की आवश्यकता है। जहां तक विराट के स्वर्ण नाग अवतार की बात है, पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद उसकी शक्ति शायद उसकी अपनी शक्ति से कम नहीं थी। अच्छा, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सहमति में सिर हिलाया। शार्दूल के जाने के बाद उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर पवन, एल्डर दुष्यंत, एल्डर शेखर और अन्य लोगों ने भी विराट को विदाई दी और चले गए। विराट का स्वर्ण नाग अवतार शक्ति सिंधु महाद्वीप में लौट आया, अपने निवास पर वापस गया और अपनी एकांत साधना जारी रखी। जैसे ही विराट का स्वर्ण नाग अवतार पालथी मारकर बैठा, उसके कानों में एक परिचित आवाज गूंजी। विराट, तुम मेरे शिष्य क्यों नहीं बन जाते? विराट ने यह सुनकर अपनी आंखें खोली, केवल यह देखने के लिए कि स्वरा, वह महिला, पहले ही उसके सामने खड़ी थी। यह देखकर विराट अवाक रह गया। ऐसा लग रहा था कि इस महिला ने उसकी पहले कही गई बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। वह हमेशा बिना किसी चेतावनी के उसके पास आ जाती थी। उसे तो अब उससे बात करने में भी आलस आ रहा था। जब भी उसे मौका मिलेगा वह उसे इस तरह के व्यवहार का स्वाद चखाएगा ताकि वह अपने तरीके बदल सके, अन्यथा वह चाहे कुछ भी कहे, यह महिला उसकी बातों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेगी। मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूं, वरिष्ठ, विराट ने मजबूर मुस्कान के साथ कहा। स्वरा ने उसे देखा और पूछा, तुम्हारा मतलब है कि तुम सहमत हो? तो जल्दी से प्रणाम करो और मेरे शिष्य बन जाओ। यह सुनकर विराट का चेहरा फिर से तन गया। यह महिला जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक कर रही है। मेरा मतलब है, यह मामला काफी उचित नहीं है, विराट ने बेबसी से कहा।
यह उचित क्यों नहीं है? स्वरा ने खारिज करते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारी योग्यता काफी अच्छी है, इसलिए खुद को कम मत समझो। जब तक तुम मेरे शिष्य बन जाते हो, मैं तुम्हारी साधना का ठीक से मार्गदर्शन करूंगी और मैं गारंटी देती हूं कि तुम दक्षिणी स्वर्ग मंडल में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाओगे। स्वरा की बातें सुनकर विराट पूरी तरह से अवाक रह गया। क्या मैंने कहा कि मेरी योग्यता उचित नहीं थी और खुद को कम समझना? विराट को एहसास हुआ कि यह महिला न केवल अभिमानी है बल्कि काफी आत्ममुग्ध भी है। मैं आपकी दयालुता के लिए गहराई से आभारी हूं वरिष्ठ, हालांकि मैं अपनी साधना को खुद संभालूंगा, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। विराट केवल यही कह सका। यह सुनकर स्वरा के भाव तन गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में विराट की बातों का खंडन नहीं कर सकती थी। यह लड़का असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है, विशेष रूप से अपनी समझ में, जो बस अद्वितीय है। इसके अलावा उसके पास जो टूटी हुई तलवार है, ऐसा लगता है कि उसमें भी असाधारण दूरदृष्टि है। इस लड़के की क्षमता के साथ उसे वास्तव में साधना में मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। विराट, मैं एक प्रतिष्ठित नवम स्तर की अमरलोक की विशेषज्ञ हूं। यदि तुम मेरे शिष्य बन जाते हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में सीना तान कर चल सकते हो और कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे जैसे गुरु के साथ तुम्हारे पास एक शक्तिशाली समर्थक होगा। क्या तुम पुनर्विचार नहीं करना चाहते? स्वरा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। विराट को देखते हुए और बोलना जारी रखा, ओह वरिष्ठ, क्या आपका मतलब है कि मुझे अब यह जांचने में आपकी मदद करने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी पीठ पीछे किसने आपको धोखा दिया? विराट ने अस्थायी रूप से स्वरा को देखते हुए पूछा। यह सुनकर स्वरा के भाव फिर से तन गए। तुम दुष्ट, मेरा मतलब अच्छा था और तुम इतने कृतज्ञ हो। स्वरा विराट के सवाल से क्रोधित हो गई। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और विराट के स्वर्ण नाग अवतार को जमीन पर गिरा दिया। यह दुष्ट, इसे दुखती रग पर हाथ क्यों रखना पड़ा? उसने अभी कहा था कि उसकी सुरक्षा के साथ पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन इस दुष्ट ने पलटकर उसके साथ विश्वासघात होने का मामला उठा दिया। क्या यह उसके चेहरे पर एक खुला तमाचा नहीं था? वह प्रतिष्ठित अमर खड्ग स्वरा कोई ऐसी थी जिसे पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में अनगिनत लोग उसका शिष्य बनने का सपना देखते थे। यहां तक कि उन शक्तिशाली परिवारों के युवा स्वामी और कुलीन महिलाएं भी उसका शिष्य बनना चाहती थीं, लेकिन उसने उन्हें दूसरी बार देखा तक नहीं था। लेकिन अब उसने इस दुष्ट को अपने शिष्य के रूप में लेने की पेशकश की थी और न केवल उसे उसके चेहरे पर खारिज कर दिया गया था, बल्कि उसने उसके घावों को फिर से खोलने की हिम्मत भी की थी। उसने प्रतिष्ठित अमर खड्ग स्वरा ने कभी ऐसा अपमान कब सहा था? क्रोधित होकर स्वरा ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की अच्छी पिटाई की। तुम दुष्ट, अगली बार अपनी जुबान पर लगाम रखना। विराट के स्वर्ण नाग अवतार की अच्छी पिटाई करने के बाद स्वरा ने अपने हाथ ताली बजाकर साफ किए, ये शब्द कहे और बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए चली गई। विराट का स्वर्ण नाग अवतार जमीन पर पड़ा था, पूरी तरह से निराश दिख रहा था। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि यह महिला अपने क्रोध और शर्मिंदगी में वास्तव में उस पर हमला करेगी। प्रतिष्ठित अमर खड्ग स्वरा ने वास्तव में उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की, जो केवल पंचम विपत्ति लोक का योद्धा था। उसे बिल्कुल शर्म नहीं थी। इस क्रूर पिटाई के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार जमीन पर पड़ा रहा और लंबे समय तक उठने में असमर्थ रहा। भले ही उसने पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करते समय 48 आसमानी बिजलियों को पार कर लिया था और उसकी वर्तमान शक्ति पहले की तुलना में 10 गुना अधिक थी, अपनी वर्तमान शक्ति के साथ विराट को डर नहीं लगेगा, भले ही उसका सामना अवनीश जैसे अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ से हो। लेकिन इस महिला स्वरा के सामने उसके स्वर्ण नाग अवतार के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। वह पूरी तरह से इस महिला द्वारा जमीन पर रगड़ा जा रहा था। इस बार विराट ने वास्तव में अनुभव किया कि अमरलोक का विशेषज्ञ कैसा होता है। अपने स्वर्ण नाग अवतार की वर्तमान शक्ति के साथ भी यह अभी भी अमरलोक के विशेषज्ञ के सामने एक चींटी से अलग नहीं था, जिसमें संघर्ष की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। विराट का स्वर्ण नाग अवतार अंततः ठीक होने और उठने से पहले पूरे एक दिन जमीन पर पड़ा रहा। वह महिला स्वरा हालांकि निर्मम लग रही थी, उसने अपनी ताकत पर बहुत नपातुल्ला नियंत्रण रखा था। उसने विराट को पीटे जाने की कड़वाहट का स्वाद चखाया, लेकिन उसके मूल को वास्तव में नुकसान पहुंचाए बिना केवल शक्ति में पूर्ण लाभ के साथ ही कोई अपनी शक्ति को इतनी पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। आज विराट ने वास्तव में पहली बार अनुभव किया कि स्वरा की शक्ति कितनी भयानक थी। उसने जो दृश्य क्षितिज की यादों में देखा था, वह आखिर एक याद ही थी, इस प्रत्यक्ष अनुभव की तुलना में बहुत कम वास्तविक। लानत है इस महिला पर, बस तुम रुको, मैं इस कर्ज को याद रखूंगा। बिना किसी कारण के बेरहमी से पीटे जाने से विराट क्रोधित हो गया। उसने कसम खाई कि जब उसके पास पर्याप्त शक्ति होगी तो वह इस हिसाब को चुकता करेगा। वह सुनिश्चित करेगा कि स्वरा, वह महिला, अपमानित होने की कड़वाहट का स्वाद चखे। पिटाई के बाद पूरी तरह से ठीक होने में विराट के स्वर्ण नाग अवतार को 3 दिन लगे। फिर उसने स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की साधना फिर से शुरू कर दी। इस बार उसने आसानी से 7वें संस्कार में प्रवेश कर लिया। जब विराट ने पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश किया तो उसकी सीमा को तोड़ने वाली अंतिम कुछ आसमानी बिजलियों ने उसके भौतिक शरीर पर बहुत बड़ा शोधन प्रभाव डाला था। इन आसमानी बिजलियों के तपाने के प्रभाव में जिस गति से विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की साधना की, वह अनगिनत गुना बढ़ गई। 7वें संस्कार के पूरा होने से विराट के स्वर्ण नाग अवतार को एक ऐसी शारीरिक शक्ति के स्तर तक पहुंचने की अनुमति मिली जो सप्तम विपत्ति दिव्य अस्त्र के बराबर थी। हालांकि ऐसा होने पर भी यह अभी भी मूल शरीर की तुलना नहीं कर सकता है। मूल शरीर न केवल अनंत परम रक्त वंश रखता है, बल्कि उसने एक मध्य श्रेणी के जन्मजात दांव शरीर की भी साधना की है। योग्यता के संदर्भ में स्वर्ण नाग अवतार मूल शरीर से बहुत कमतर है। स्वाभाविक रूप से स्वर्ण नाग अवतार भी स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार की साधना गति का मुकाबला नहीं कर सकता है। यह भौतिक शरीर शोधन तकनीक दिव्य आत्मा तकनीक से अलग है। दिव्य आत्मा तकनीक के साथ एक बार एक निश्चित स्तर तक साधना करने के बाद, क्योंकि तीनों शरीरों का एक ही मूल है और विचारों में जुड़े हुए हैं, जब तक कोई एक शरीर एक निश्चित लोक में प्रवेश कर लेता है तो अन्य 2 शरीर अनुभव के साथ अपेक्षाकृत तेजी से उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन भौतिक शरीर शोधन तकनीक अलग है। प्रत्येक शरीर की साधना के लिए सावधानी पूर्वक शोधन की आवश्यकता होती है। एक शरीर की सफलता का मतलब यह नहीं है कि दूसरा शरीर भी उस स्तर तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार इस अंतिम तकनीक में महारत हासिल करना बेहद मुश्किल है, जो शारीरिक बनावट पर विशेष जोर देती है। विराट का स्वर्ण नाग अवतार और निर्मल अवतार शारीरिक योग्यता के मामले में उसके मुख्य शरीर से कहीं कमतर थे और स्वाभाविक रूप से इस अंतिम तकनीक में उनकी साधना की गति भी बहुत धीमी थी। स्वर्ण नाग अवतार की ईश्वरीय विपत्ति के तपाने के प्रभाव की बदौलत इतनी तेजी से 7वें संस्कार तक पहुंचने की क्षमता पहले से ही काफी प्रभावशाली थी। स्वर्ण काया के अष्टादश संस्कारों में कोई जितना आगे बढ़ता यह उतना ही कठिन होता जाता।
यहां तक कि मुख्य शरीर भी 8वें संस्कार को प्राप्त करने के बाद अपनी साधना की गति धीमी होते देखा, जो शुरुआती तीव्र गति की बराबरी करने में असमर्थ था। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, श्रवण वर्षा विद्यापीठ। एक सुंदर प्रांगण में एक कान फोड़ देने वाली गर्जना गूंजी और एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस आभा के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक अतुलनीय रूप से गहरी शक्ति उत्पन्न हुई। इस प्रांगण से निकलने वाली आभा पहले से ही एक महाविपत्ति लोक के योद्धा से काफी अलग थी। इस आश्चर्यजनक हंगामे ने पूरे श्रवण वर्षा विद्यापीठ को चौंका दिया। अनगिनत योद्धा आसमान में उड़ गए, उस शानदार पर्वत शिखर को देखते हुए जहां वह सुंदर प्रांगण स्थित था। गुरुजी, ये क्या है? देविका ने पर्वत शिखर की ओर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। चिंता मत करो, यह अच्छी खबर है। एक आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम्हारे गुरुजी ने अर्ध अमर लोक में प्रवेश कर लिया है। यह संध्या थी, जो श्रवण वर्षा विद्यापीठ की उप प्रधानाचार्य थी, जो उसके पास आई थी। पर्वत शिखर की ओर देखते हुए संध्या की आंखों में भी एक गहरी खुशी दिखाई दी। गुरु गोविंद के अर्ध अमर लोक में प्रवेश करने का मतलब था कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। क्या? गुरुजी ने अर्ध अमर लोक में प्रवेश कर लिया है? देविका ने आश्चर्य और खुशी दोनों से चिल्लाकर कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पर्वत शिखर से एक आकृति उठी। यह गुरु गोविंद थे, श्रवण वर्षा विद्यापीठ के प्रधानाचार्य। इस समय गुरु गोविंद एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा बिखेर रहे थे। इसके अलावा उनसे निकलने वाली शक्ति स्पष्ट रूप से पहले ही महाविपत्ति लोक के योद्धा के क्षेत्र को पार कर चुकी थी। सब लोग चले जाओ। गुरु गोविंद ने भीड़ की ओर देखा और अपना हाथ हिलाया। संध्या, देविका, विनीत, श्रुति, यहां आओ। गुरु गोविंद ने फिर संध्या, देविका, विनीत और श्रुति की ओर देखा। गुरु गोविंद के शब्द सुनकर श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अन्य योद्धा वहां से चले गए, जबकि संध्या, विनीत, श्रुति और देविका गुरु गोविंद के सुंदर प्रांगण में आ गए। गुरुजी, क्या आपके घाव ठीक हो गए हैं? देविका ने गुरु गोविंद की ओर देखा और उम्मीद से पूछा। वे ठीक हो गए हैं। गुरु गोविंद ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। तुम्हारे द्वारा प्रदान किए गए भुने हुए दिव्य मांस के लिए धन्यवाद। मेरे घाव न केवल पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, बल्कि मैंने अर्ध अमर लोक में प्रवेश करने के लिए इस अवसर का लाभ भी उठाया है। अब मेरे शरीर में मौजूद सच्चे सार का एक छोटा सा हिस्सा अमर शक्ति में परिवर्तित हो गया है। अर्ध अमर लोक में प्रवेश करने वाले योद्धा के लिए सबसे महत्वपूर्ण संकेत उनके शरीर में सच्चे सार का अमर शक्ति में परिवर्तन है। अमरता की शक्ति और महाविपत्ति लोक के योद्धा का सच्चा सार शक्ति के दो पूरी तरह से अलग स्तर हैं। हमारे प्रधानाचार्य ने अर्ध अमर लोक में प्रवेश कर लिया है। हमारा श्रवण वर्षा विद्यापीठ अब अमर खड्ग संप्रदाय का मुकाबला कर सकता है, श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर 5 प्रमुख संप्रदायों में से अमर खड्ग संप्रदाय के नेता तरुणराज के अलावा जो अर्ध अमर लोक में हैं, अन्य 4 संप्रदायों के नेता सभी नवम विपत्ति लोक के योद्धा हैं। इसलिए 5 प्रमुख संप्रदायों में से अमर खड्ग संप्रदाय निस्संदेह सबसे मजबूत है। लेकिन अब उनके श्रवण वर्षा विद्यापीठ के प्रधानाचार्य ने भी अर्ध अमर लोक में प्रवेश कर लिया है, जो अंततः अमर खड्ग संप्रदाय का मुकाबला करने में सक्षम हो गया है। दुर्जय के कारण श्रुति अमर खड्ग संप्रदाय के प्रति कोई सद्भावना नहीं रखती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ की शक्ति अमर खड्ग संप्रदाय के बराबर स्तर तक पहुंच गई थी। श्रुति, तुमने अमर खड्ग संप्रदाय की शक्ति को बहुत कम आंका है। गुरु गोविंद ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यद्यपि मैंने अर्ध अमर लोक में प्रवेश कर लिया है, फिर भी मेरे और संप्रदाय प्रमुख तरुणराज के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। संप्रदाय प्रमुख तरुणराज अनगिनत वर्षों से अर्ध अमर लोक में डूबे हुए हैं और उनकी शक्ति अथाह है। वह कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनकी तुलना मैं, एक योद्धा जिसने अभी अभी अर्ध अमर लोक में प्रवेश किया है, कर सकूं। प्रधानाचार्य बहुत विनम्र हैं, संध्या ने इस समय कहा। भले ही प्रधानाचार्य की शक्ति अस्थायी रूप से संप्रदाय प्रमुख तरुणराज से कमतर हो, युवा भाई विराट के भुने हुए दिव्य मांस की मदद से मुझे लगता है कि प्रधानाचार्य की शक्ति जल्द ही संप्रदाय प्रमुख तरुणराज की बराबरी कर लेगी। यह सच है, लेकिन यह भुना हुआ दिव्य मांस सस्ता नहीं है। गुरु गोविंद ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। विराट ने उन्हें जो भुना हुआ दिव्य मांस बेचा था, उसकी कीमत 10,000 रूपांतरण ईश्वरीय स्फटिक प्रति पाउंड थी। अपनी संपत्ति के बावजूद वह अधिक से अधिक कुछ हजार पाउंड ही वहन कर सकता था, और अगर वह तरुणराज के स्तर तक साधना करना चाहता था तो उसे तरुणराज की तेजी से बराबरी करने के लिए कम से कम 10,000 पाउंड भुने हुए दिव्य मांस की आवश्यकता होगी। इस भुने हुए दिव्य मांस की चमत्कारी गुणवत्ता को देखते हुए यदि पर्याप्त आपूर्ति होती तो गुरु गोविंद को नहीं लगता था कि तरुणराज की बराबरी करना असंभव था। गुरुजी, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे सप्तखड्ग अमर भवन में काफी कुछ खजाने और अमर स्फटिक मिले हैं। ये बहुत सारा भुना हुआ दिव्य मांस खरीदने के लिए पर्याप्त है, विनीत ने कहा। सप्तखड्ग अमर भवन में तुमने जो खजाने प्राप्त किए हैं वे तुम्हारे अपने अवसर हैं और तुम्हें अपनी साधना का समर्थन करने के लिए उनका उपयोग करना चाहिए। तुम्हें उन सभी को मुझ पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु गोविंद ने अपना हाथ हिलाया और कहा, तुमने मुझे बहुत सारा भुना हुआ दिव्य मांस प्रदान किया है, जिससे मेरे घाव इतने कम समय में ठीक हो गए हैं और यहां तक कि मैं अर्ध अमर लोक में भी प्रवेश कर पाया हूं। यह पहले से ही पर्याप्त से अधिक है। वह अपने शिष्य का बहुत अधिक लाभ नहीं उठाना चाहता था। इससे पहले उसकी चोटें गंभीर थीं और भुना हुआ दिव्य मांस वास्तव में उसके ठीक होने के लिए बहुत फायदेमंद था। यही कारण था कि उसने विनीत के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया था। लेकिन अब उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे और वह अर्ध अमर लोक में भी प्रवेश कर चुका था। वह भला अपने शिष्य से पैसे मांगना कैसे जारी रख सकता था? गुरुजी, क्या आपने हमें हमेशा व्यापक भलाई को प्राथमिकता देना नहीं सिखाया? देविका ने कहा। अभी श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जितनी जल्दी हो सके अपनी शक्ति में सुधार करना है। आज से 10 साल बाद श्रवण वर्षा विद्यापीठ और ऊपरी संप्रदाय के बीच संप्रदाय प्रतियोगिता होगी। यदि गुरुजी के पास मजबूत शक्ति है तो उनके पास प्रतियोगिता में सबसे आगे खड़े होने और ऊपरी संप्रदाय के शिष्य बनने का एक बड़ा मौका होगा। इसके अलावा एक मजबूत गुरु श्रवण वर्षा विद्यापीठ की बेहतर रक्षा कर सकता है। यदि गुरुजी को इसके बारे में वास्तव में बुरा लगता है तो इसे बस एक खाता मान लें। जब आप भविष्य में अधिक पैसे कमाएंगे तो आप हमें वापस भुगतान कर सकते हैं। ओह, ठीक है। देविका की बातें सुनकर गुरु गोविंद ने एक पल के लिए विचार किया और अंततः सिर हिला दिया। देविका की बातों में बहुत अर्थ था। इसके अलावा चूंकि देविका ने श्रवण वर्षा विद्यापीठ की व्यापक भलाई की बात उठाई थी, इसलिए उनके लिए मना करना जारी रखना मुश्किल था। वह विनीत और देविका से कुछ भुने हुए दिव्य मांस को एक खाते के आधार पर अस्थायी रूप से रख लेगा और जब वह अधिक शक्ति प्राप्त कर लेगा और अधिक धन कमाएगा तो उन्हें चुका देगा। हालांकि गुरु गोविंद को अभी भी एक चिंता थी, विराट के पास कितना भुना हुआ दिव्य मांस था। यदि विराट के पास सीमित मात्रा होती तो वह इन संसाधनों के लिए शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा जारी नहीं रख पाता।
लेकिन जल्द ही गुरु गोविंद को एहसास हुआ कि उसकी चिंता पूरी तरह से अनावश्यक थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट पर भुना हुआ दिव्य मांस अटूट लग रहा था। जब तक श्रवण वर्षा विद्यापीठ पर्याप्त धन प्रदान कर सकता था, विराट उन्हें जितना चाहे उतना भुना हुआ दिव्य मांस दे सकता था। यह देखकर गुरु गोविंद की चिंताएं पूरी तरह से दूर हो गईं। नतीजतन श्रवण वर्षा विद्यापीठ ने विराट के साथ और भी अधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया। विराट पूरे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा प्रदान किए गए भुने हुए दिव्य मांस के साथ श्रवण वर्षा विद्यापीठ की शक्ति कुछ ही समय में छलांग लगाकर आगे बढ़ सकती थी। इस गति से वह दिन दूर नहीं जब श्रवण वर्षा विद्यापीठ वास्तव में अमर खड्ग संप्रदाय को पीछे छोड़ देगा और पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप पर निर्विवाद रूप से नंबर 1 शक्ति बन जाएगा। वर्तमान में गुरु गोविंद श्वेत वस्त्रधारी विराट को श्रवण वर्षा विद्यापीठ का सबसे सम्मानित अतिथि मानते थे और किसी को भी उसे परेशान करने से सख्त मना करते थे। यदि श्रवण वर्षा विद्यापीठ के शिष्यों को भुने हुए दिव्य मांस की आवश्यकता होती थी तो उन्हें देविका से इसे खरीदने का निर्देश दिया गया था। देविका ने श्वेत वस्त्रधारी विराट से दसियों हजार किलोग्राम भुना हुआ दिव्य मांस खरीदने के लिए कई अमर स्फटिक खर्च किए। भुने हुए दिव्य मांस की यह मात्रा लंबे समय तक पूरे श्रवण वर्षा विद्यापीठ की आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। आखिरकार भुने हुए दिव्य मांस की अविश्वसनीय रूप से उच्च कीमत को देखते हुए यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे आम योद्धा आसानी से वहन कर सके। 10,000 रूपांतरण ईश्वरीय स्फटिक प्रति पाउंड की कीमत वाला भुना हुआ दिव्य मांस एक विलासिता था जिसे केवल वे योद्धा ही वहन कर सकते थे जिन्होंने सप्त खड्ग अमर भवन के भीतर कई खजाने और अवसर प्राप्त किए थे, जिसके लिए कम से कम एक सप्तम विपत्ति लोक के योद्धा की संपत्ति की आवश्यकता थी। इसके अलावा गुरु गोविंद ने श्रवण वर्षा विद्यापीठ के किसी भी योद्धा को भुने हुए दिव्य मांस के रहस्य को उजागर करने से मना करने का सख्त आदेश जारी किया था। इतने चमत्कारी संसाधन के लीक होने पर निस्संदेह अनगिनत लोगों की ललचाई नजरें इस पर पड़ेंगी। साधना का यह अतुलनीय रूप से चमत्कारी खजाना किसी भी योद्धा को उन्माद में डालने के लिए पर्याप्त था। यदि खबर लीक हो गई तो इससे श्वेत वस्त्रधारी विराट के लिए अंतहीन परेशानी पैदा होने की संभावना थी। गुरु गोविंद के कार्यों से विराट काफी संतुष्ट था। यही कारण था कि उसने आसानी से श्रवण वर्षा विद्यापीठ को भुने हुए दिव्य मांस की आपूर्ति की। इस अवधि में उसके अवलोकनों से श्रवण वर्षा विद्यापीठ तलवार संप्रदाय के सहयोगी के रूप में बहुत उपयुक्त था। विराट भी इस सहयोगी की शक्ति को तेजी से बढ़ता देखकर खुश था। विराट की भुने हुए दिव्य मांस की आपूर्ति के साथ श्रवण वर्षा विद्यापीठ की विकास गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। सिर्फ 2 या 3 महीनों में विनीत और देविका दोनों ने अष्टम विपत्ति लोक में प्रवेश कर लिया। बेशक विनीत और देविका के इतनी जल्दी सफलता प्राप्त करने का कारण यह था कि उन्होंने पहले ही सप्तम विपत्ति लोक में पर्याप्त शक्ति जमा कर ली थी। इन अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी भुने हुए दिव्य मांस की मदद से उनकी सफलता एक स्वाभाविक परिणाम था। शून्य समाधि महाद्वीप सुवर्ण भूमि संप्रदाय अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। विराट ने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर के तारों से भरे आकाश को देखा। उसने आखिरी बार 70वें तारे को रोशन किए हुए काफी समय हो गया था और अगले तारे को रोशन करने का समय आ गया था। हालांकि इस बार विराट ने अनंत परम मीनार को राक्षसी कलाकृतियों और महाविपत्ति दानव स्फटिकों को निगलने नहीं दिया जो अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में जमा थे, ताकि अगले तारे को रोशन किया जा सके। इसके बजाय उसने अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर को छोड़ दिया और उन आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों के पास आया जो उसने पहले शून्य समाधि महाद्वीप पर स्थापित किए थे। इतने वर्षों के अवशोषण के बाद पूरे शून्य समाधि महाद्वीप में हड्डी दानव ऊर्जा इन आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों में एकत्र हो गई थी। विराट ने अनंत परम मीनार निकाली और उसे इन आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों में एकत्रित सभी हड्डी दानव ऊर्जा को निगलने दिया। जैसे ही अनंत परम मीनार ने इस हड्डी दानव ऊर्जा को अवशोषित किया, शून्य समाधि महाद्वीप में इसका अंतिम अंश पूरी तरह से मिटा दिया गया। इस हड्डी दानव ऊर्जा को निगलने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में 71वें तारे को रोशन किया गया। 71वें तारे के रोशन होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी की तीव्रता दोगुनी हो गई, जो एक आदिम आध्यात्मिक पत्थर के प्रभाव के 2000 गुना तक पहुंच गई। इस समय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर द्वारा बहाल किया गया क्षेत्र आकार में दोगुना हो गया था, जो 10 लाख शक्ति सिंधु महाद्वीपों या 1000 पूर्वी नक्षत्र महाद्वीपों के बराबर तक पहुंच गया। 71वें रोशन तारे में विराट ने एक और यंत्र व्यूह विरासत प्राप्त की। इस बार जो यंत्र व्यूह विरासत उसे प्राप्त हुई थी वह एक अधिक उन्नत शून्य पलायन ताबीज थी। यह ताबीज व्यूह विराट के लिए समय पर था। उसके पास जो पिछले पलायन ताबीज थे वे उसकी वर्तमान आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त थे। यद्यपि उसने पहले प्राप्त किए गए पलायन ताबीजों में लगातार सुधार किया था, लेकिन सबसे अच्छे रूप में वे केवल पंचम विपत्ति लोक के योद्धा को भागने में मदद कर सकते थे। इसके अलावा पिछले पलायन ताबीजों की पलायन दूरी बहुत कम थी और भागने की गति अधिकतम अष्टम विपत्ति लोक के चरम योद्धा के बराबर थी। अष्टम विपत्ति लोक के ऊपर के योद्धाओं के खिलाफ यह पूरी तरह से बेकार था। इसलिए पिछले पलायन ताबीज वर्तमान में विराट के लिए अनिवार्य रूप से बेकार थे। लेकिन जो पलायन ताबीज उसने अब प्राप्त किए थे वे न केवल महाविपत्ति लोक के योद्धा को भागने में मदद कर सकते थे, बल्कि उच्च स्तरीय पलायन ताबीज अमर लोक के विशेषज्ञ को भागने में भी मदद कर सकते थे। इसके अलावा इस बार प्राप्त सबसे निम्न श्रेणी का पलायन ताबीज भी अत्यधिक लंबी पलायन दूरी की अनुमति देता है। इतनी दूरी एक अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ से भागने के लिए पर्याप्त से अधिक है। उच्च श्रेणी के पलायन ताबीज किसी को अमर लोक के विशेषज्ञ से अपनी जान बचाकर भागने की अनुमति भी दे सकते हैं। यह नया पलायन ताबीज विराट के लिए एक और जीवन रक्षक खजाना है। आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूहों से हड्डी दानव ऊर्जा को साफ करने के बाद विराट वापस सुवर्ण भूमि संप्रदाय में लौट आया और अपनी एकांत साधना को जारी रखने के लिए अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश कर गया। उसने नए पलायन ताबीज को समझने का काम अपने स्वर्ण नाग अवतार को सौंप दिया। 71वें तारे को रोशन करने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी और भी तीव्र हो गई। यहाँ विराट की साधना गति दोगुनी हो गई। स्वर्ण काया अष्टादश संस्कार में उसकी पहले की धीमी प्रगति में फिर से तेजी आ गई। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में तारों की रोशनी वास्तव में दुनिया का सबसे चमत्कारी साधना खजाना है। इन तारों की रोशनी के बीम के प्रभाव प्राचीन महाद्वीप के भुने हुए दिव्य मांस से भी कहीं अधिक चमत्कारी थे। इसके अलावा जितने अधिक तारे रोशन होते गए, तारों की रोशनी उतनी ही सघन होती गई और इसके प्रभाव उतने ही अधिक शक्तिशाली होते गए। हर अतिरिक्त तारे के रोशन होने के साथ अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में विराट की साधना गति काफी बढ़ जाएगी। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में लगाए गए नागदंत चावल और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में अब लगाए गए नागदंत चावल शुरुआत में नागदंत चावल की तुलना में कई ग्रेड उच्च थे। शून्य समाधि महाद्वीप स्वर्गीय मोहर
एल्डर लक्ष्मण ने शून्य समाधि महाद्वीप के आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में अपार खुशी की झलक दिखाई दी। अभी अभी उसने महसूस किया था कि शून्य समाधि महाद्वीप में हड्डी दानव ऊर्जा का अंतिम अंश पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। आज के बाद से उसके नीचे स्वर्गीय मोहर को छोड़कर जहां अभी भी हड्डी दानव ऊर्जा मौजूद थी, शेष शून्य समाधि महाद्वीप पूरी तरह से सामान्य हो गया था। दुनिया को सामान्य होते हुए देखकर एल्डर लक्ष्मण भावनाओं से अभिभूत हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी उजड़ी हुई मातृभूमि एक दिन पूरी तरह से बहाल हो जाएगी। जैसे ही एल्डर लक्ष्मण उत्साह से भर रहा था, दूर से दो आकृतियां उड़ती हुई आईं, एल्डर पवन और एल्डर शेखर। एल्डर पवन, एल्डर शेखर, क्या आपने भी इसे महसूस किया? हमारे शून्य समाधि महाद्वीप की हड्डी दानव ऊर्जा पूरी तरह से मिटा दी गई है। उड़कर आते हुए एल्डर पवन और एल्डर शेखर को देखकर एल्डर लक्ष्मण ने अत्यधिक उत्साह के साथ कहा, हमने इसे महसूस किया। हमने इस दिन का बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। एल्डर पवन भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपनी मातृभूमि को सामान्य होते हुए देख पाएंगे। हालांकि अब वे पूरी तरह से तलवार संप्रदाय में शामिल हो गए थे और इसका हिस्सा बन गए थे। उनके शून्य समाधि महाद्वीप के योद्धा शक्ति सिंधु महाद्वीप पर स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। अब उन्हें अस्तित्व के लिए कोई चिंता नहीं थी। लेकिन शून्य समाधि महाद्वीप आखिरकार उनका जन्म स्थान और मातृभूमि था, जिसे किसी अन्य स्थान से बदला नहीं जा सकता था। अपनी मातृभूमि को सामान्य होते देखना उनके द्वारा अनुभव की गई सबसे खुशी की बात थी। एक बार जब हम इस स्वर्गीय मोहर को तोड़ देते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस जीवन में हमें कोई पछतावा नहीं है। हम स्पष्ट विवेक के साथ अपने गिरे हुए पूर्ववर्तियों का सामना कर सकते हैं। यहां तक कि आमतौर पर ठंडे दिल वाले एल्डर शेखर ने भी इस क्षण अपार उत्साह दिखाया। कोई जल्दी नहीं, एल्डर पवन ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। जल्दी या बाद में स्वर्गीय मोहर को तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई विराट और तलवार संप्रदाय ने पहले ही शून्य समाधि महाद्वीप की बहुत मदद की है। हम इस स्वर्गीय मोहर को तोड़ने के लिए उन्हें और परेशानी नहीं दे सकते। एल्डर पवन सही है, सतर्क रहना सबसे अच्छा है। एल्डर लक्ष्मण पूरे दिल से सहमत हुए। उनकी वर्तमान शक्ति के साथ स्वर्गीय मोहर ने उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। इसे तोड़ने में जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह सुनकर एल्डर शेखर ने कोई आपत्ति नहीं की। अगर विराट और तलवार संप्रदाय मदद करते तो इस स्वर्गीय मोहर को तोड़ना बच्चों का खेल होता। हालांकि जैसा कि एल्डर पवन ने कहा, विराट और तलवार संप्रदाय ने पहले ही शून्य समाधि महाद्वीप की बहुत अधिक मदद की थी। वे उन्हें परेशान करना जारी नहीं रख सकते थे। इसके अलावा हड्डी दानव वंश ने शून्य समाधि महाद्वीप को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इन अंतिम बचे हुए हड्डी दानवों से शून्य समाधि महाद्वीप के लोगों को व्यक्तिगत रूप से निपटना था, न कि दूसरों को। केवल इसी तरह से वे पछतावे से बच सकते थे। वास्तव में अपनी वर्तमान शक्ति के साथ शून्य समाधि महाद्वीप के पास पहले से ही इस स्वर्गीय मोहर को तोड़ने की शक्ति थी। वर्तमान में शून्य समाधि महाद्वीप में 4 षष्ठम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ, 10 से अधिक पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में चतुर्थ और तृतीय विपत्ति लोक के योद्धा थे। इतनी शक्तिशाली शक्ति के साथ स्वर्गीय मोहर के भीतर हड्डी दानव वंश से निपटना बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं थी। एकमात्र कठिनाई यह सुनिश्चित करना था कि कोई हताहत न हो। चूंकि यह स्वर्गीय मोहर अब उनके शून्य समाधि महाद्वीप के लिए कोई खतरा नहीं है, तो इसे तोड़ने से पहले उनकी शक्ति बढ़ने तक इंतजार क्यों न करें। इस तरह वे बिना किसी हताहत के स्वर्गीय मोहर के भीतर हड्डी दानव वंश को समाप्त कर सकते हैं। एल्डर पवन, अब जब हमारे शून्य समाधि महाद्वीप में हड्डी दानव ऊर्जा पूरी तरह से साफ हो गई है, तो क्या हमें नागदंत चावल लगाना शुरू नहीं कर देना चाहिए? एल्डर लक्ष्मण ने एल्डर पवन से पूछा। शून्य समाधि महाद्वीप की इस उपजाऊ भूमि को बिना खेती के छोड़ देना इतनी बड़ी बर्बादी है। यदि पूरे महाद्वीप में नागदंत चावल लगाया जाए तो यह उनके योद्धाओं के लिए आय का एक बहुत बड़ा स्रोत होगा। मुझे इस बारे में भाई विराट से चर्चा करने की आवश्यकता है। एक पल के विचार के बाद एल्डर पवन ने कहा। शून्य समाधि महाद्वीप ऐसे मामलों में अपने आप काम नहीं कर सकता। हालांकि शून्य समाधि महाद्वीप उनकी मातृभूमि है। अब वे तलवार संप्रदाय के सदस्य भी हैं। हालांकि शून्य समाधि नगर के लोगों को अब अपनी गतिविधियों में प्रतिबंधित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें शून्य समाधि नगर छोड़ने और पूरे शून्य समाधि महाद्वीप में अपने शहर बनाने की अनुमति दी जा सकती है। एल्डर पवन ने मुस्कुराते हुए कहा। शून्य समाधि नगर वह शहर था जहां उन्होंने शुरू में शून्य समाधि महाद्वीप पर अंतिम मनुष्यों को बसाया था। पहले क्योंकि शून्य समाधि महाद्वीप में हड्डी दानव ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए उस भूमि है। लेकिन अब वे सभी तलवार संप्रदाय के सदस्य भी हैं। हालांकि शून्य नगर के लोगों को अब अपनी गतिविधियों में सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें शून्य नगर से बाहर निकलने और पूरे शून्य समाधि महाद्वीप में अपने स्वयं के शहर बनाने की अनुमति दी जा सकती है। एल्डर पवन ने मुस्कुराते हुए कहा। शून्य नगर वह शहर था जहां उन्होंने शुरुआत में शून्य समाधि महाद्वीप के बचे हुए अंतिम मनुष्यों को बसाया था। पहले चूंकि शून्य समाधि महाद्वीप में हड्डी दानव की ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने अंदर के मनुष्यों को बाहर निकलने की अनुमति देने का साहस नहीं किया था। उन्हें डर था कि कहीं वे उस विनाशकारी ऊर्जा से दूषित होकर किसी भयानक रूप में न बदल जाएं। साधारण इंसान और निचले स्तर के योद्धा हड्डी दानव की ऊर्जा के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन होते हैं। एक बार दूषित होने पर या तो वे तुरंत उत्परिवर्तित हो जाते हैं या अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसलिए शून्य समाधि महाद्वीप में हड्डी दानव की ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त होने से पहले एल्डर पवन ने शून्य नगर में रहने वाले मनुष्यों के शहर छोड़ने पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा था। शून्य नगर एक विशाल व्यूह द्वारा सुरक्षित था, जो इसे बाहरी दुनिया से अलग करता था और हड्डी दानव की ऊर्जा को अंदर आने से रोकता था। इसे शून्य समाधि महाद्वीप की अंतिम पवित्र भूमि माना जाता था। लेकिन अब शून्य समाधि महाद्वीप पर हड्डी दानव की ऊर्जा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। इसलिए अब ऐसी किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा इन वर्षों में तलवार संप्रदाय से मिलने वाली प्रचुर आपूर्ति के कारण शून्य नगर में मनुष्यों की आबादी में बहुत तेजी से वृद्धि हुई थी। हाल के वर्षों में शून्य नगर में मनुष्यों की आबादी 1 अरब से बढ़कर 100 अरब से भी अधिक हो गई थी। शून्य नगर जैसे छोटे से शहर में इतनी बड़ी आबादी का होना वास्तव में बहुत भीड़ भाड़ वाला हो गया था। हालांकि शून्य नगर जैसे छोटे शहर के लिए 100 अरब की आबादी बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन विशाल शून्य समाधि महाद्वीप की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। यह आबादी शून्य समाधि महाद्वीप के अपने चरम समय की आबादी के 1/4वें हिस्से से भी कम थी। शून्य समाधि महाद्वीप की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुए यह कहना मुश्किल था कि इसे अपने पूर्व गौरव को वापस पाने में कितना समय लगेगा। इसके बाद एल्डर पवन शक्ति सिंधु महाद्वीप गए ताकि वे शून्य समाधि महाद्वीप पर नागदंत चावल उगाने के विषय पर विराट के स्वर्ण नाग अवतार से चर्चा कर सकें। भाई पवन, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो जरूर करें। विराट ने एल्डर पवन का उद्देश्य सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा।
सच कहूं तो मैं खुद इस विषय पर आपसे बात करने ही वाला था। शून्य समाधि महाद्वीप पर अब हड्डी दानव की ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और विराट स्वाभाविक रूप से इतनी बड़ी भूमि को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। अगर शून्य समाधि महाद्वीप का उपयोग नागदंत चावल और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खेती के लिए किया जाए तो इससे भारी मुनाफा हो सकता है। हालांकि तलवार संप्रदाय द्वारा अपने विभिन्न क्षेत्रों में उगाया जा रहा नागदंत चावल वर्तमान में उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक है और इतने वर्षों के अधिशेष के बाद जमा हुए नागदंत चावल का भंडार एक पहाड़ जैसा बन गया है। फिर भी विराट इस मात्रा को अत्यधिक नहीं मानता था। तलवार संप्रदाय के लिए नागदंत चावल की वर्तमान मात्रा काफी है, लेकिन अगर भविष्य में उनके क्षेत्र का और विस्तार होता है तो यह अपर्याप्त हो सकती है। यदि तलवार संप्रदाय पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप को अपने क्षेत्र में मिला लेता है तो इतने सारे योद्धाओं द्वारा नागदंत चावल की खपत का आंकड़ा अत्यंत चौंकाने वाला होगा। इसके अलावा दक्षिणी स्वर्ग मंडल में शक्ति सिंधु महाद्वीप की स्थिति को देखते हुए अंधकार दानव वंश के साथ युद्ध होना अपरिहार्य है। एक बार बड़ा युद्ध छेड़ने पर संसाधनों की खपत अत्यधिक तेज हो जाएगी। युद्ध के समय सेना के लिए नागदंत चावल सबसे बेहतरीन सैन्य राशन है। इतने वर्षों के निरंतर सुधार के बाद नागदंत चावल अपने शुरुआती संस्करण की तुलना में कई गुना बेहतर हो चुका है। चूंकि शक्ति सिंधु महाद्वीप, देवदार झरना गुप्त क्षेत्र और नवधारा महाद्वीप सहित तलवार संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों में उगाए जाने वाले नागदंत चावल के बीज अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में उगाए जाते हैं, इसलिए इन बीजों की श्रेणी जितनी उच्च होगी, तलवार संप्रदाय के विभिन्न क्षेत्रों में उगाए जाने वाले नागदंत चावल की गुणवत्ता उतनी ही श्रेष्ठ होगी। अब महाविपत्ति लोक के योद्धाओं के लिए भी नागदंत चावल का काफी महत्व है। युद्ध के समय इसे सैन्य राशन के रूप में उपयोग करने से सैनिकों द्वारा खर्च किए गए सच्चे सार और उनकी सहनशक्ति को तेजी से बहाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस नागदंत चावल में मौजूद अद्वितीय ऊर्जा के गहरे उपचारात्मक प्रभाव भी होते हैं, जिससे यह युद्ध के दौरान व्यावहारिक रूप से सबसे अच्छी सैन्य सामग्री बन जाता है। हालांकि शक्ति सिंधु महाद्वीप कंटक महाद्वीप से हमला करने वाले अंधकार दानव वंश का सफाया करने के बाद अभी शांति के दौर से गुजर रहा है, लेकिन विराट जानता है कि कंटक महाद्वीप का अंधकार दानव वंश पूरे अंधकार दानवों की विशाल योजना में महज एक छोटी सी मछली है। अंधकार दानव वंश की असली ताकत कंटक महाद्वीप की तुलना में कहीं अधिक विशाल है। भले ही तलवार संप्रदाय अभी शांतिकाल में है, लेकिन विराट ने कभी भी खुद को आराम करने की अनुमति नहीं दी है। शुरुआत से लेकर अंत तक वह अंधकार दानव वंश के साथ अगले महायुद्ध के लिए विभिन्न तैयारियां कर रहा है। भविष्य के युद्धों के लिए संसाधन के रूप में बड़ी मात्रा में नागदंत चावल जमा करना उसकी तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विराट की अनुमति मिलने पर एल्डर पवन अत्यधिक प्रसन्न हुए। फिर दोनों ने शून्य समाधि महाद्वीप पर नागदंत चावल उगाने के मामले पर विस्तार से चर्चा की। चूंकि शून्य समाधि महाद्वीप में आबादी बहुत कम है, इसलिए वर्तमान में इसका उपयोग तलवार संप्रदाय द्वारा महाविपत्ति लोक के योद्धाओं के लिए सफलता प्राप्त करने वाले स्थान के रूप में किया जाता है। इसके अलावा तलवार संप्रदाय के सेना प्रशिक्षण मैदान भी शून्य समाधि महाद्वीप पर ही स्थित है। भविष्य में शून्य समाधि महाद्वीप के जो मनुष्य नागदंत चावल की खेती करना चाहेंगे, उन्हें स्वाभाविक रूप से युद्ध की चपेट में आने से बचने के लिए इन प्रमुख स्थानों से दूर रहना होगा। बेशक शून्य समाधि महाद्वीप का क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से विशाल है, जो शक्ति सिंधु महाद्वीप से भी 4 या 5 गुना बड़ा है। भले ही इन प्रमुख स्थानों को छोड़ दिया जाए, फिर भी शून्य समाधि महाद्वीप में विशाल अविकसित क्षेत्र मौजूद है। संक्षिप्त चर्चा के बाद दोनों शालिनी से परामर्श करने के लिए खजाना विभाग गए। शालिनी को शामिल किए बिना यह मामला आगे नहीं बढ़ सकता था। आखिरकार खजाना विभाग, जो शालिनी के अधिकार क्षेत्र में था, तलवार संप्रदाय के संपूर्ण रसद और वित्त के लिए जिम्मेदार था। नागदंत चावल उगाने का मामला स्वाभाविक रूप से शालिनी के अधिकार क्षेत्र में आता था। एक छोटी सी चर्चा के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार खजाना विभाग से निकलकर अपने निवास पर लौट आया, ताकि वह अपने असली शरीर द्वारा प्राप्त नए शून्य पलायन ताबीज के चिन्हों का अध्ययन जारी रख सके। उसे केवल सामान्य दिशा निर्देश समझने की आवश्यकता थी। विशिष्ट निष्पादन विवरण शालिनी और अन्य जिम्मेदार कर्मियों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे, इसलिए उसे उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, पूर्वी सागर, नागमहल। नाकाबिल नकारा लोगों का झुंड। हमने इतना समय बर्बाद कर दिया है और उस लड़के विराट के बारे में एक भी सुराग नहीं लगा पाए। नागवंश के प्रमुख अवनीश ने नीचे खड़े शक्तिशाली नाग योद्धाओं के समूह के साथ साथ स्वर्ण मगर द्वीप के मगरमच्छ राक्षसों और अन्य शक्तिशाली हस्तियों पर क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। पूरे पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में विराट के बारे में जानकारी खोजने का आदेश जारी किए हुए उसे 2-3 साल बीत चुके थे, लेकिन 2-3 वर्षों के बाद और इतनी सारी ताकतों को तैनात करने के बावजूद उसे विराट के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं मिली थी। इस बात ने अवनीश को चरम क्रोध से भर दिया था। वंश प्रमुख अवनीश, मुझे लगता है कि हम शुरू से ही गलत दिशा में खोज कर रहे हैं। क्रोधित अवनीश को देखते हुए स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने सावधानी से कहा। स्वर्ण मगर, तुम्हारा क्या मतलब है? यह सुनकर अवनीश ने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा। बिना किसी लक्ष्य के जानकारी इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भटकना बहुत धीमा है। विराट से जुड़े लोगों को खोजना और उनसे उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ करना बेहतर होगा, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने जल्दी से कहा। तुम्हारा मतलब है? स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की बातें सुनकर अवनीश ने त्योरियां चढ़ाई। वंश प्रमुख अवनीश, जब मैं रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में था, तो मैंने विराट और रहस्यमयी कन्या महल की उत्तराधिकारी देवयानी को एक साथ देखा था। उनके व्यवहार से देखते हुए उनका रिश्ता स्पष्ट रूप से काफी अच्छा था। मुझे लगता है कि रहस्यमयी कन्या महल की उत्तराधिकारी देवयानी को विराट के ठिकाने के बारे में पता होना चाहिए, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने कहा। इस बिंदु पर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख रुका और अपने बगल में खड़े अनूप की ओर देखा। उसने पहले इस मामले का उल्लेख इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह जानता था कि अनूप और देवयानी के बीच किसी तरह का संबंध प्रतीत होता था। अगर वह रहस्यमयी कन्या महल के खिलाफ कोई कदम उठाता है और अनूप और देवयानी के बीच के रिश्ते में खटास डालता है, तो वह नाग वंश के इस युवा स्वामी को नाराज कर सकता है। लेकिन अब अवनीश विराट का ठिकाना नहीं ढूंढ पा रहा था और अपना आपा खोने के कगार पर था। अगर यह मामला जल्द ही नहीं सुलझा तो वे सभी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस समय उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका सुझाव अनूप को नाराज करेगा या नहीं। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख, आपको मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, यह देखकर अनूप ने उदासीनता से कहा। वह चरित्रहीन देवयानी बहुत बेशर्म है।
मैं लंबे समय से उसे सबक सिखाना चाहता था। जब भी वह रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में देवयानी और विराट के बीच के घनिष्ठ रिश्ते को याद करता तो उसे क्रोध की एक लहर महसूस होती थी। हालांकि पिछले 2-3 वर्षों से वह अष्टम विपत्ति लोक में सफलता प्राप्त करने के लिए एकांतवास में साधना कर रहा था और इसलिए उसने विराट के ठिकाने की खोज में भाग नहीं लिया था। ठीक 1 महीने पहले उसने अष्टम विपत्ति सफलता गोली का उपयोग किया था, जिसे उसने रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल से अष्टम विपत्ति लोक में सफलता प्राप्त करने के लिए खरीदा था और वह अभी अभी एकांतवास से बाहर आया था। अगर उसे पहले ही पता होता कि नागवंश और स्वर्ण मगर द्वीप ने एक बड़ी ताकत भेज दी है, लेकिन फिर भी वे विराट को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो शायद उसे स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को यह बताने की आवश्यकता नहीं होती। वह खुद अवनीश को यह सुझाव देता। अगर ऐसा है तो यह सबसे अच्छा होगा। अनूप की बातें सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, जब से उसने नागवंश की असली शक्ति देखी थी तब से वह उनसे बेहद सावधान हो गया था, इसलिए वह नागवंश के युवा स्वामी अनूप के क्रोध को भड़काने से भी डरता था। अब अनूप की बातें सुनकर उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। स्वर्ण मगर, तुम्हारा विचार उत्कृष्ट है। अवनीश ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, अगर हम देवयानी से विराट का ठिकाना प्राप्त कर सकते हैं तो तुम्हें भारी इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद वंश प्रमुख अवनीश। यह सुनकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने जल्दी से सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक कहा, वंश प्रमुख अवनीश की सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, रहस्यमयी कन्या महाद्वीप, रहस्यमयी कन्या महल। स्वामिनी सुलोचना ने एक पंचम विपत्ति गोली निकाली और उसे निगल लिया। शांति से उसकी अपार औषधीय शक्ति को परिष्कृत करने लगी। इस दौरान देवयानी ने उस नन्ही चिड़िया नीलिमा से बड़ी संख्या में पंचम विपत्ति गोलियां खरीदी थीं। इन गोलियों की मदद से उसकी साधना की गति अभूतपूर्व स्तर तक पहुंच गई थी। इन पिछले कुछ वर्षों में उसकी साधना में बहुत तेजी से प्रगति हुई थी। उसकी साधना की प्रगति उसकी कल्पना से कहीं अधिक तेज थी। वह पहले ही अर्ध अमर लोक के किनारे को छू चुकी थी और उस लोक में सफलता प्राप्त करना शायद अब ज्यादा दूर नहीं था। जैसे ही स्वामिनी सुलोचना अपनी आंखें बंद करके साधना कर रही थी, उसने अचानक उन्हें खोल दिया। अगले ही पल वह मुख्य कक्ष से बाहर निकली और रहस्यमयी कन्या महल के ऊपर जा पहुंची। उसने पूर्व की ओर देखा और एक दर्जन से अधिक आकृतियों को तेजी से आते हुए देखा। शू शू शू। इसी समय रहस्यमयी कन्या महल के भीतर कई आकृतियां चमकी और स्वामिनी सुलोचना के बगल में आ पहुंची। गुरु माता, क्या हुआ? देवयानी ने स्वामिनी सुलोचना की ओर देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता। स्वामिनी सुलोचना ने पूर्व की ओर से तेजी से आ रही दर्जन भर आकृतियों को देखते हुए सिर हिलाया और कुछ गंभीर भाव के साथ कहा, हालांकि ये लोग हमारे रहस्यमयी कन्या महल के लिए ही आ रहे प्रतीत होते हैं। उनके आक्रामक दृष्टिकोण को देखते हुए वे शायद किसी बुरे इरादे से आ रहे थे। जल्द ही वे दर्जन भर आकृतियां और रहस्यमयी कन्या महल के ऊपर आ पहुंची। उनका नेता एक बूढ़ा आदमी था जिसके सिर पर ड्रैगन के सींग थे। वंश प्रमुख अवनीश, आप हमारे रहस्यमयी कन्या महल में किस लिए आए हैं? स्वामिनी सुलोचना ने ड्रैगन के सींग वाले बूढ़े आदमी से भारी आवाज में पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूर्वी सागर का नागवंश उनके रहस्यमयी कन्या महल की तलाश में इतनी दूर तक जाएगा। उसे यकीन था कि रहस्यमयी कन्या महल की नागवंश के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए वह नागवंश के इस कदम से बहुत हैरान थी। मैं यहां आपके रहस्यमयी कन्या महल की उत्तराधिकारी से एक सवाल पूछने आया हूं। अवनीश ने स्वामिनी सुलोचना के बगल में खड़ी देवयानी की ओर देखा और उदासीनता से कहा, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? देवयानी ने सतर्कता से पूछा। विराट कहां है? अवनीश ने उसे घूरते हुए सीधे पूछा। यह सुनकर देवयानी का दिल धड़क उठा। वंश प्रमुख अवनीश, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? देवयानी ने अवनीश की ओर देखते हुए भारी आवाज में पूछा। मैं यह क्यों पूछ रहा हूं? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे बता दो कि विराट कहां है। अवनीश ने उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। मुझे नहीं पता, देवयानी ने सिर हिलाते हुए कहा। ये लोग साफ तौर पर बुरे इरादे से आए थे। यह तो दूर की बात है कि उसे विराट के ठिकाने का पता ही नहीं था। अगर उसे पता भी होता तो वह उन्हें नहीं बताती। हम नहीं पता, तुम्हारा उस लड़के के साथ रिश्ता इतना घनिष्ठ है, तुम्हें कैसे नहीं पता हो सकता? यह सुनकर अनूप ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, देवयानी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि सीधी तरह से मान जाओ। चुपचाप बता दो कि विराट कहां है, नहीं तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अनूप, हमारी दुश्मनी और उलझनों में दूसरों को क्यों घसीट रहे हो? देवयानी ने अनूप की ओर देखा और गुस्से से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत नीच हरकत है? उसने सोचा था कि अवनीश और नागवंश के अन्य शक्तिशाली योद्धा रहस्यमयी कन्या महल में विराट का ठिकाना खोजने के लिए इतनी दूर इसलिए आए हैं क्योंकि अनूप रहस्यमयी कन्या महाद्वीप के सुवर्ण भूमि व्यापार मंडल में जो कुछ हुआ था उसका बदला विराट से लेना चाहता था। देवयानी, हम यहां तुम्हारे कारण नहीं आए हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचो, अनूप ने व्यंग्य करते हुए कहा। विराट ने हमारे नागवंश के बहुत से सबसे मजबूत सदस्यों को मारा है। हमारा नागवंश और वह कट्टर दुश्मन है। पहले जब नागवंश और स्वर्ण मगर द्वीप के योद्धा विशाल कछुए को घेर रहे थे, तब विराट और उस मूर्ख बाघ ने अचानक हमला कर दिया था, जिससे उनके कई शक्तिशाली सदस्य मारे गए थे। भले ही बात प्राचीन नागवंश की शक्तिशाली हस्ती द्वारा छोड़े गए महान अवसर की न भी हो, इस कर्ज को बिना चुकाए नहीं छोड़ा जा सकता था। क्या विराट ने आपके नागवंश के कई शक्तिशाली सदस्यों को मारा है? यह सुनकर देवयानी को बहुत बड़ा झटका लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि विराट और नागवंश के बीच इतनी गहरी दुश्मनी थी। देवयानी, समझदारी दिखाओ और जल्दी से हमें बता दो कि विराट कहां है, अन्यथा अपने रहस्यमयी कन्या महल के प्रति हमारी क्रूरता के लिए हमें दोष मत देना। अनूप ने देवयानी को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसने इतने सालों तक देवयानी का पीछा किया था, लेकिन वह हमेशा उसके प्रति उदासीन रही थी। फिर भी वह किसी अनजान युवक की बाहों में जा गिरी थी। इस बात ने अनूप को क्रोधित कर दिया था। वह केवल विराट से ही नफरत नहीं करता था, बल्कि उसे देवयानी से भी नफरत हो गई थी। इस समय उसके मन में देवयानी के लिए कोई दया नहीं थी। वह केवल उसे बदला लेने के बारे में सोच रहा था। मुझे खेद है, युवा स्वामी विराट के साथ मेरा रिश्ता केवल एक साधारण जान पहचान का है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वे कहां हैं। देवयानी ने सिर हिलाते हुए कहा। केवल एक जान पहचान? हे देवयानी, क्या तुम्हें लगता है कि हम 3 साल के बच्चे हैं? तुम बेशर्म औरत, तुम उस समय उस छोटे से दरिंदे से चिपकी हुई थी और अब तुम दावा कर रही हो कि तुम और वह लड़का केवल साधारण परिचित थे और तुम्हें उसके ठिकाने का पता भी नहीं है। देवयानी की बातें सुनकर अनूप ने उपहास किया। देवयानी का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। आप विश्वास करें या न करें, यह आप पर निर्भर है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि युवा स्वामी विराट कहां है। अगर आप युवा स्वामी विराट के ठिकाने के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप गलत इंसान के पास आए हैं। देवयानी ने शांति से कहा। तो तुमने तय कर लिया है कि तुम कुछ नहीं बताओगी? अवनीश ने उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा।
मुझे सच में नहीं पता, मैं क्या कह सकती हूँ, देवयानी ने कहा। तुम कमीनी, तुम सीधे तरीके से नहीं सुनोगी, इसीलिए तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। अवनीश ने ठंडी सांस ली। जैसे ही उसने बात की, उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और देवयानी को पकड़ने की कोशिश की। अवनीश, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? स्वामिनी सुलोचना यह देखकर चौंक गई और उसने जल्दी से उसे रोकने के लिए रहस्यमयी कन्या महल के सुरक्षात्मक व्यूह को सक्रिय कर दिया। अवनीश अर्ध अमरलोक का एक शीर्ष स्तर का योद्धा था और स्वामिनी सुलोचना जानती थी कि वह अपने दम पर उसका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसने तुरंत रहस्यमयी कन्या महल के सुरक्षात्मक व्यूह को सक्रिय कर दिया। बूम! दो शक्तिशाली ताकतों की टक्कर हुई, जिससे एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। रहस्यमयी कन्या महल के सुरक्षात्मक व्यूह द्वारा टक्कर को मजबूत करने के साथ दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते थे। यह देखकर अवनीश ने कुछ आश्चर्य के साथ स्वामिनी सुलोचना की ओर देखा। सुलोचना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ताकत अफवाहों से कहीं ज्यादा होगी। अगर स्वामिनी सुलोचना की अपनी ताकत काफी मजबूत नहीं होती, तो रहस्यमयी कन्या महल के सुरक्षात्मक व्यूह के बावजूद वह ऐसी आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति नहीं दिखा पाती। इस महिला की ताकत अफवाहों की तुलना में कहीं अधिक थी। वंश प्रमुख अवनीश, मेरी शिष्या ने पहले ही कह दिया है कि उसे विराट के ठिकाने के बारे में नहीं पता। अब आप और क्या चाहते हैं? स्वामिनी सुलोचना ने अपने चेहरे पर कठोरता लाते हुए अवनीश को घूरा। अभी अभी हुए उस टकराव ने उसे अवनीश की भयानक ताकत दिखा दी थी। इतनी सारी पंचम विपत्ति गोलियों के सेवन से बढ़ी हुई ताकत और रहस्यमयी कन्या महल के सुरक्षात्मक ढांचे की अतिरिक्त सुरक्षा के बावजूद वह मुश्किल से उसके एक हमले का सामना कर पाई थी। हम सुलोचना, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रहस्यमयी कन्या महल का सुरक्षात्मक ढांचा मुझे रोक सकता है? अवनीश ने स्वामिनी सुलोचना को घूरते हुए उपहास किया। यह कहते हुए उसने अपना हाथ खोला और एक लंबा भाला जादुई हथियार निकाला, जिससे शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। एक अमर दिव्य अस्त्र। इसे देखकर स्वामिनी सुलोचना बहुत हैरान हुई। हालांकि वह जानती थी कि पूर्वी सागर के नागवंश की नींव अविश्वसनीय रूप से गहरी थी, फिर भी अवनीश को यह अमर दिव्य अस्त्र भाला निकालते हुए देखकर वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। अच्छी पारखी नजर है, यह सुनकर अवनीश ने उदासीनता से कहा। इतना कहते ही उसने अपना निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र, जो एक भाला था, घुमाया और उसे स्वामिनी सुलोचना की ओर फेंक दिया। यह देखकर स्वामिनी सुलोचना ने अपना बचाव करने के लिए जल्दी से रहस्यमयी कन्या महल के सुरक्षात्मक ढांचे को सक्रिय कर दिया। बूम बूम बूम! जल्द ही दोनों के बीच एक धरती हिला देने वाला युद्ध शुरू हो गया। अनूप, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख और अन्य अवनीश को हमला करते देख तुरंत हमले में शामिल हो गए और उन्होंने रहस्यमयी कन्या महल के अन्य सदस्यों को निशाना बनाया। रहस्यमयी कन्या महल में हुए इस युद्ध ने जल्दी ही अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। क्या हो रहा है? रहस्यमयी कन्या महल में क्या हुआ? युद्ध की इतनी भयानक हलचल, यह कम से कम नवम विपत्तिलोक के विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई होनी चाहिए। रहस्यमयी कन्या महल पर हमला करने की हिम्मत किसने की? पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, महालौह महाद्वीप, नीलिमाया मंडप। नीलिमा और माया, जो नीलिमाया मंडप के मामलों को संभाल रही थीं, उन्हें जल्द ही रहस्यमयी कन्या महाद्वीप से खबर मिल गई। देवयानी के साथ बड़े पैमाने पर व्यापारिक लेनदेन शुरू करने के बाद से नीलिमा ने भी नीलिमाया मंडप के खुफिया नेटवर्क को रहस्यमयी कन्या महाद्वीप में फैलाना शुरू कर दिया था और वह लगातार रहस्यमयी कन्या महल की स्थिति पर नजर रख रही थी। देवयानी के साथ उनके व्यापारिक लेनदेन के पैमाने को देखते हुए उसे स्वाभाविक रूप से इस बात से सावधान रहना था कि कहीं रहस्यमयी कन्या महल उसके प्रति कोई गुप्त मंशा तो नहीं रखता है। वास्तव में अपने शक्तिशाली वित्तीय प्रभाव के बावजूद उसने रहस्यमयी कन्या महल के भीतर भी अपने जासूस तैनात कर रखे थे। इसलिए नीलिमा रहस्यमयी कन्या महल के मामलों के बारे में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। रहस्यमयी कन्या महल का कोई भी कदम उसकी नजर से नहीं बच सकता था। क्या पूर्वी सागर का नागवंश रहस्यमयी कन्या महल गया और उसने युवा स्वामिनी से विराट के ठिकाने के बारे में पूछा? यह खबर सुनकर नीलिमा कुछ पल के लिए अवाक रह गई। चूंकि रहस्यमयी कन्या महल के भीतर उसके जासूस थे, इसलिए उसे मिलने वाली जानकारी आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत थी। नीलिमा, क्या हमें जाकर मदद करनी चाहिए? माया ने यह खबर सुनकर नीलिमा से पूछा। रहस्यमयी कन्या महल अब उनका एक प्रमुख ग्राहक है, जिससे उन्होंने काफी पैसा कमाया है, इसलिए यह खबर सुनने पर माया की पहली प्रतिक्रिया मदद के लिए दौड़ने की थी। पूर्वी सागर का नागवंश काफी शक्तिशाली है, अगर हम जाते भी हैं तो शायद यह व्यर्थ ही होगा। नन्ही चिड़िया ने एक पल सोचने के बाद कहा। तो क्या हमें बस खड़े होकर कुछ नहीं करना चाहिए? माया ने पूछा। रहस्यमयी कन्या महल एक प्रमुख ग्राहक है और यह मामला विराट से भी जुड़ा है। उसे लगा कि बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना कोई अच्छा विचार नहीं होगा। बेशक हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, नन्ही चिड़िया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि चूंकि यह मामला विराट से संबंधित है, इसलिए हमें बस उसे यह खबर बता देनी चाहिए। विराट क्या करता है, यह हमारा काम नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के नन्ही चिड़िया और माया तुरंत पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप से शक्ति सिंधु महाद्वीप लौट आई। शक्ति सिंधु महाद्वीप, विराट का स्वर्ण नाग अवतार एक नया शून्य पलायन ताबीज बनाने का प्रयास कर रहा था। 1 महीने के अध्ययन के बाद उसने मूल रूप से नए शून्य पलायन ताबीज में महारत हासिल कर ली थी। उसके चिन्हों को पूरी तरह से समझने के बाद उसने इसे बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। विराट विराट जैसे ही विराट का स्वर्ण नाग अवतार शून्य पलायन ताबीज बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, बाहर से एक आवाज गूंज उठी। इसके तुरंत बाद एक तेज धमाके के साथ उसके कमरे का दरवाजा खुल गया। अचानक हुई इस रुकावट से चौंककर विराट का हाथ कांप गया और जो शून्य पलायन ताबीज वह बना रहा था वह लगभग फट ही गया। उसने जल्दी से खुद को स्थिर किया और जल्दबाजी में अंतिम चिन्ह जोड़ा। अंततः ताबीज का निर्माण पूरा किया। पागल चिड़िया, तुम क्या कर रही हो? कितनी बेवकूफ हो? विराट ने उस नन्ही चिड़िया को घूरते हुए गुस्से से कहा, जो उसके कमरे में घुस आई थी। इस पागल चिड़िया की अचानक घुसपैठ के कारण उसका शून्य पलायन ताबीज लगभग विफल हो ही गया था। यह शून्य पलायन ताबीज एक उच्च श्रेणी का था। अगर यह विफल होकर फट जाता तो उसका पूरा कमरा मलबे में तब्दील हो जाता। विराट, तुम्हारी छोटी प्रेमिका को पूर्वी सागर के नाग धमका रहे हैं। मैं अपनी दयालुता से तुम्हें यह बताने आई थी, लेकिन तुम तो एहसान फरामोश निकले। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं तुम्हारे पास आती ही नहीं। यह सुनकर नन्ही चिड़िया तुरंत नाराज हो गई। उसने अपने पंखों को अपनी छाती पर बांधा, अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया और बहुत असंतोष के साथ कहा, तुम्हारा क्या मतलब है मेरी छोटी प्रेमिका? तुम मूर्ख छोटी चिड़िया, तुम क्या बकवास कर रही हो? विराट का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। विराट, खैर, मैं तुम्हारे लिए खबर ले आई हूं। तुम्हें परवाह हो या ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं। इस समय रहस्यमयी कन्या महल पूर्वी सागर के नागों के हमले का सामना कर रहा है। मैंने सुना है कि पूर्वी सागर के नाग देवयानी को तुम्हारा ठिकाना बताने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और जब देवयानी ने मना किया तो दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई। नन्ही चिड़िया ने कहा, तुमने क्या कहा? पूर्वी सागर का नागवंश रहस्यमयी कन्या महल पर हमला कर रहा है? यह सुनकर विराट चौंक गया।
उसने नन्ही चिड़िया की ओर देखा और पूछा, तुम्हें यह जानकारी कहां से मिली? खैर, मेरी जानकारी बिल्कुल सच है, मानो या ना मानो। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। यह सुनकर विराट तुरंत बेचैन हो गया। वह अवनीश की ताकत को बहुत अच्छी तरह से जानता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अवनीश के पास एक अमर दिव्य अस्त्र था जिसका सामना रहस्यमयी कन्या महल बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। पागल चिड़िया, माया, तुम दोनों को अभी मेरे साथ आना होगा। विराट ने नन्ही चिड़िया और माया से कुछ गंभीर भाव के साथ कहा। विराट, तुम रहस्यमयी कन्या महल की मदद करने जा रहे हो? यह सुनकर नन्ही चिड़िया की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से पूछा। दरअसल वह भी सच में रहस्यमयी कन्या महल की मदद करना चाहती थी। आखिरकार रहस्यमयी कन्या महल उसका सबसे बड़ा ग्राहक था और वह इसे पूर्वी सागर के नागवंश के हाथों नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहती थी। अन्यथा भविष्य में उसे इतनी मोटी कमाई कहां से मिलेगी? हालांकि अपने विचारों के बावजूद वह अच्छी तरह जानती थी कि अपनी ताकत से वह ज्यादा मदद नहीं कर सकती। इसलिए खबर मिलते ही वह तुरंत वापस भागी और विराट को बताया। यह मामला मेरे कारण पैदा हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता, विराट ने कहा। फिर वह नन्ही चिड़िया, माया और विशाल कछुए को साथ लेकर पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप की ओर चल पड़ा। उसी समय पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में श्रवण वर्षा विद्यापीठ से निर्मल अवतार भी शार्दुल के साथ निकल पड़ा। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, रहस्यमयी कन्या महल। बूम! रहस्यमयी कन्या महल के ऊपर एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। रहस्यमयी कन्या महल की स्वामिनी सुलोचना अवनीश के भाले, जो एक निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र था, के प्रहार से उड़ती हुई दूर जा गिरी। भफ्ट! अवनीश का इतना भयानक प्रहार सहने के बाद सुलोचना के मुंह से खून की उल्टी हो गई। एक भयंकर युद्ध के बाद वह अंततः अवनीश के सामने टिक नहीं पाई। अवनीश की ताकत वास्तव में बहुत अधिक थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पास एक अमर दिव्य अस्त्र था। इस अस्त्र के उपयोग से अवनीश ने आश्चर्यजनक युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। यहां तक कि रहस्यमयी कन्या महल का सुरक्षात्मक व्यूह भी उसका सामना नहीं कर सका। एक ही भाले के प्रहार से सुलोचना को गंभीर रूप से घायल करने के बाद अवनीश ने हाथ बढ़ाया और देवयानी को पकड़ने की कोशिश की। इस समय देवयानी स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के साथ भयंकर युद्ध में उलझी हुई थी। अपनी अष्टम विपत्ति की साधना के साथ देवयानी ने सीधे स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख, जो एक नवम विपत्ति लोक का विशेषज्ञ था, को लगातार कई झटके दिए और उसे पूरी तरह से दबा दिया। अगर उसने नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र के सुरक्षात्मक वस्त्र नहीं पहने होते तो वह शायद अब तक देवयानी के हाथों मारा गया होता। पूर्वी नक्षत्र के 5 शूरवीरों में से एक होने के नाते देवयानी के पास असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा थी। इसके अलावा कई पंचम विपत्ति गोलियों के सेवन ने उसकी योग्यता को काफी बदल दिया था, जिससे उसकी युद्ध शक्ति और भी मजबूत हो गई थी। देवयानी की ताकत पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के अधिकांश नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों से कहीं अधिक थी। जैसे ही देवयानी और स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे, एक विशाल हाथ आसमान से उतरा और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। देवयानी ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया, लेकिन दुर्भाग्य से, हालांकि वह मजबूत थी, लेकिन वह अवनीश जैसे अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ से काफी कमतर थी। इसके अलावा वह वर्तमान में स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख के पूर्ण शक्ति वाले हमले का सामना कर रही थी। दोनों के संयुक्त हमले के तहत देवयानी एक ही प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो गई और उसके मुंह से खून की उल्टी हो गई। देवयानी को गंभीर रूप से घायल करने के बाद उस विशाल हाथ ने उसे पकड़ लिया। सुलोचना, विराट से कहना कि अगर उसे अभी भी अपनी छोटी प्रेमिका चाहिए तो वह उसे वापस मांगने के लिए पूर्वी सागर के नागमहल में आए। उसे याद दिलाना कि वह जल्दी आए, अन्यथा अगर उसे बहुत देर हो गई तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि पूर्वी सागर में देवयानी के साथ क्या होगा। अवनीश ने देवयानी को पकड़ा, सुलोचना की ओर देखा, ये शब्द कहे और फिर मुड़कर चला गया। देवयानी, यह दृश्य देखकर सुलोचना को घोर निराशा महसूस हुई। अवनीश और शक्तिशाली नाग योद्धाओं के एक समूह को देवयानी के साथ जाते देख वह कुछ भी करने में शक्तिहीन थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह विराट को नहीं जानती थी और उसे यह नहीं पता था कि उसका संदेश कैसे पहुंचाया जाए। अपनी शिष्या के दुखद भाग्य के बारे में सोचकर सुलोचना को दर्द की एक टीस महसूस हुई। अवनीश द्वारा पहले से ही गंभीर रूप से घायल होने के कारण अचानक हुए दर्द ने उसकी चोटों को बढ़ा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। स्वामिनी, एल्डर देवकी और रहस्यमयी कन्या महल की अन्य योद्धाओं ने घबराहट और चिंता में पुकारा। विराट, रहस्यमयी कन्या महल से मिली खबर के अनुसार अवनीश और उसके आदमियों ने रहस्यमयी कन्या महल में प्रवेश कर लिया है और तुम्हारी छोटी प्रेमिका देवयानी को पकड़ लिया है। विराट का स्वर्ण नाग अवतार नन्ही चिड़िया, माया और विशाल कछुए के साथ रहस्यमयी कन्या महल की ओर जा रहा था कि तभी अचानक नन्ही चिड़िया ने कहा। यह सुनकर विराट का चेहरा कठोर हो गया। मूर्ख छोटी चिड़िया, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, देवयानी और मैं पूरी तरह से निर्दोष हैं। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। विराट ने नन्ही चिड़िया की ओर देखा, उसका चेहरा क्रोध से काला पड़ गया था। ठीक है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, अब जब देवयानी पकड़ी गई है तो हम क्या करें? क्या हमें रहस्यमयी कन्या महल की ओर जाना जारी रखना चाहिए? ये कमीने, वे मुझे मजबूर कर रहे हैं, विराट ने ठंडे स्वर में कहा। विराट, क्या तुम अपना अंतिम दाम चलने वाले हो? नन्ही चिड़िया ने उत्साह से पूछा। यह सुनकर विराट का चेहरा फिर से कठोर हो गया। ये पागल चिड़िया आजकल इतनी परेशान करने वाली क्यों हो गई है? मूर्ख चिड़िया, तुम्हारा सूचना नेटवर्क काफी अच्छा है। विराट ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुमने रहस्यमयी कन्या महल के अंदर कोई जासूस रखा है? छोटी चिड़िया की सूचना के स्रोत हास्यास्पद रूप से अच्छी तरह से सूचित थे। विराट को विश्वास नहीं होता कि रहस्यमयी कन्या महल के अंदर उसका कोई जासूस न हो। विराट, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक पुराने ढंग से कहा। यह सुनकर विराट ने फिर से उसकी ओर देखा। चूंकि छोटी चिड़िया ने इससे इनकार नहीं किया, इसलिए यह सच था। उसे वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी चिड़िया ने पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप में इतनी गहराई तक अपना प्रभाव फैला लिया था, यहां तक कि रहस्यमयी कन्या महल में भी घुसपैठ कर ली थी। ऐसा लगता है कि उसने इस छोटी मूर्ख की क्षमताओं को कम आंका है। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप, पूर्वी सागर। अवनीश देवयानी को लेकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख अनूप और अन्य लोगों के साथ पूर्वी सागर के नाग महल की ओर उड़ गया। देवयानी, क्या तुमने कभी सोचा था कि यह दिन आएगा? अनूप ने देवयानी की ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा। थू कुत्ते, तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा, देवयानी ने थूका और घृणा के साथ कहा। चूंकि दोनों पक्षों ने अब अपनी सारी मर्यादाएं लांघ दी थीं, इसलिए उसे अब दिखावा करने की कोई परवाह नहीं थी। कमीनी औरत, अपनी जबान पर लगाम दे, तुझे अपनी वर्तमान स्थिति का पता होना चाहिए। यह सुनकर अवनीश ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, हे, तुम नीच लोगों का झुंड मुझे इस्तेमाल करके युवा स्वामी विराट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी योजना का विफल होना तय है। मैं तुम्हें ईमानदारी से बता दूं, मुझे खुद नहीं पता कि युवा स्वामी विराट से कैसे संपर्क किया जाए, तो मेरे गुरु और अन्य लोगों की तो बात ही छोड़ दो। मेरे गुरु और अन्य लोग कभी युवा स्वामी विराट से मिले तक नहीं हैं, तो वे संभवतः उसे इस बारे में कैसे बता सकते हैं? इसलिए तुम्हारे प्रयास केवल ख्याली पुलाव बनकर रह जाएंगे।
देवयानी ने उपहास किया। कमीनी, क्या तुम सच कह रही हो? यह सुनकर अवनीश की आंखों में अत्यंत ठंडी चमक आ गई। हम मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो बस इंतजार करो और देखो, देवयानी ने शांति से कहा। अगर ऐसी बात है तो तुम बेकार हो कमीनी, अवनीश ने उसे घूरते हुए कहा। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। हे, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि मुझे जल्द से जल्द मार डालो ताकि तुम्हारा समय बर्बाद न हो, देवयानी ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हें मार दूं? अवनीश ने व्यंग्य किया। यह तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तुम क्या करना चाहते हो? देवयानी को एक बुरा पूर्वाभास हुआ। उसने अपने शब्दों से अवनीश को इसलिए उकसाया था क्योंकि वह मरना चाहती थी। अब जबकि वह अवनीश के हाथों में थी, उसके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। रहस्यमयी कन्या महल को और अधिक फंसाने की बजाय मरना बेहतर था। अन्यथा अगर रहस्यमयी कन्या महल ने बाद में उसे बचाने की कोशिश की तो उन्हें और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत को कैसे मार सकता हूं? अवनीश ने देवयानी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें तीव्र आक्रामकता से भरी हुई थीं। मैं तुम्हारा अच्छे से उपयोग करूंगा और हमारे पूरे नागवंश को ऐसी खूबसूरत औरत का स्वाद चखने दूंगा। मुझे लगता है कि हमारा नागवंश तुम्हारे जैसी सुंदरी में बहुत दिलचस्पी लेगा, अवनीश ने देवयानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर देवयानी का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। तुम जानवर हो, तुम सब एक भयानक मौत मरोगे, देवयानी ने अवनीश को घूरते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा। चिल्लाती रहो, तुम जितना चिल्लाओगी मैं उतना ही उत्साहित होऊंगा, अवनीश ने ठंडे स्वर में कहा। इतना कहकर उसने देवयानी के कपड़ों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अवनीश ने क्रूरता से देवयानी के वस्त्रों पर प्रहार किया। उसके वस्त्रों का एक बद्धा हिस्सा फटकर गिर गया, जिससे उसका स्वाभिमान आहत हुआ। यह देखकर देवयानी का चेहरा मौत के समान पीला पड़ गया और उसका दिल घोर निराशा से भर गया। उस भयानक स्थिति में सभी राक्षसों की आंखों में एक घिनौनी और लालची चमक थी। इस समय उसकी एकमात्र इच्छा बस मरने की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह अवनीश के बंधन में जकड़ी हुई थी, मरने में भी असमर्थ थी और मृत्यु से भी बदतर भाग्य का सामना कर रही थी। पास ही खड़े अनूप ने यह देखा और उसके भाव थोड़ा बदल गए। आखिरकार उसने एक बार देवयानी का पीछा किया था और वह वास्तव में उसे पसंद करता था। हालांकि देवयानी ने कभी उसे प्यार भरी नजरों से नहीं देखा था और यहां तक कि उस छोकरे विराट के साथ घनिष्ठता बढ़ा ली थी, जिससे उसके प्रति अनूप का गुस्सा भड़क गया था। फिर भी वह देवयानी के साथ ऐसा सुलूक होते नहीं देख पा रहा था। हालांकि भले ही वह यह दृश्य नहीं देखना चाहता था, फिर भी इस समय उसमें अवनीश को उकसाने की हिम्मत नहीं थी। देवयानी के शब्दों से अवनीश स्पष्ट रूप से क्रोधित था। प्राचीन नागवंश की शक्तिशाली हस्ती द्वारा छोड़े गए अवसर को प्राप्त न कर पाना उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पहले से ही कुछ हद तक आपा खो चुके अवनीश का सामना करते हुए अवनीश का पुत्र होने के बावजूद इस समय अवनीश को उकसाना शायद अच्छा नहीं होगा। अवनीश अब देवयानी की गरिमा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा। उसके इरादे स्पष्ट रूप से बहुत नीच थे और देवयानी के लिए यह स्थिति सबसे दर्दनाक थी। यह दृश्य देखकर स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख और नागों और मगरमच्छ राक्षसों के समूह की आंखों में अत्यधिक लालच और वासना की चमक आ गई। उनके लिए भी देवयानी जैसी सुंदरी के ऐसे प्राणघातक प्रलोभन का विरोध करना मुश्किल था। अवनीश ने देवयानी को ढकने वाले कपड़े के आखिरी टुकड़े को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अगर वह टुकड़ा फट जाता तो देवयानी पूरी तरह से बेपर्दा हो जाती और उसका कोमल शरीर सभी के सामने उजागर हो जाता। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में एक अविश्वसनीय रूप से भयानक तलवार की चमक अचानक दिखाई दी, जो अवनीश की ओर बढ़ रही थी। इस भयानक तलवार की चमक का सामना करते हुए अवनीश चौंक गया। इस तलवार की चमक में अतुलनीय रूप से भयानक शक्ति थी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद उसे एक अत्यंत घातक खतरे का एहसास हुआ। तलवार की चमक के खतरे को देखते हुए अवनीश अब देवयानी पर ध्यान नहीं दे सका। उसने जल्दी से उस भयानक तलवार के प्रहार से खुद को बचाया। दुर्भाग्य से तलवार बहुत अचानक और बहुत तेजी से आई थी। आश्चर्यचकित अवनीश इससे पूरी तरह से नहीं बच सका। शू, तलवार की चमक ने अवनीश को छू लिया, जिससे उसके कपड़ों पर एक बहुत बड़ा घाव बन गया। इससे पहले कि अवनीश प्रतिक्रिया भी कर पाता, तलवार की चमक ने उसका पीछा करना जारी रखा। यह देखकर अवनीश चौंक गया और उसने फिर से जल्दी से चकमा दिया। शुरुआत में ही पहल खो देने के कारण अवनीश को तलवार की चमक द्वारा बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटनाओं के अचानक हुए इस बदलाव ने स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख अनूप और अन्य लोगों को चौंका दिया। लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह से संभल पाते, एक तलवार की चमक दिखाई दी और स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख को अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। पीछे से एक तलवार की चमक ने उसकी छाती को छेद दिया था और उसके दिल के आर पार हो गई थी। स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख ने अविश्वास से अपनी छाती को छेदने वाली लंबी तलवार को घूर कर देखा, जिसकी धार चमक रही थी। उसने नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र के सुरक्षात्मक वस्त्र पहन रखे थे, फिर भी उसे एक ही प्रहार में दिल के आर पार छेद दिया गया था। इसके अलावा लंबी तलवार में भयानक तलवार ऊर्जा समाहित थी। जैसे ही उसने उसके शरीर को छेदा, भयानक तलवार ऊर्जा ने उसके आंतरिक अंगों को टुकड़ों में बदल दिया। जब तक तलवार को उसके शरीर से निकाला गया, स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख की जीवन शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। वह गिर पड़ा। उसकी आंखें नाराजगी से भरी हुई थीं। पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के पूर्वी सागर का कभी प्रसिद्ध रहा स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख बहुत तेजी से मृत्यु को प्राप्त हुआ था। उसी समय स्वर्ण मगर द्वीप के उपाध्यक्ष अनूप और शक्तिशाली नागों और स्वर्ण मगर द्वीप के योद्धाओं के एक समूह पर भी भयंकर हमले हुए। अपने सामने के दृश्य को देखकर देवयानी पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। देवयानी, क्या आप ठीक हैं? जब देवयानी अभी भी झटके से उबर रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी। उसी समय मजबूत बाहों की एक जोड़ी ने उसे गले लगा लिया। युवा स्वामी विराट, आप यहां! देवयानी ने अपने सामने खड़े स्वर्ण वस्त्रधारी युवक को देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराट वास्तव में इस महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट होगा और उसे बचाएगा। देवयानी, मुझे आपको परेशानी में डालने के लिए खेद है, विराट ने देवयानी से क्षमा मांगते हुए कहा। देवयानी को यह अवांछित दुर्भाग्य पूरी तरह से उसके कारण ही भुगतना पड़ा था। अगर देवयानी उसे नहीं जानती होती तो अवनीश उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। युवा स्वामी विराट, आप यहां कैसे पहुंचे? देवयानी ने विराट से पूरी तरह से हैरान होकर पूछा। यहां तक कि वह अभी जो हुआ था उसके झटके से नहीं उभरी थी। विराट को कैसे पता चला कि उसे अवनीश ने पकड़ लिया है? उसे रहस्यमयी कन्या महल से अवनीश द्वारा पकड़े हुए अभी एक दिन भी नहीं बीता था, फिर भी विराट पहुंच गया था। इतनी गति बस अविश्वसनीय थी। उसे यकीन था कि उसके गुरु सुलोचना ने विराट से संपर्क नहीं किया था। यहां तक कि उसके पास खुद विराट की संपर्क जानकारी नहीं थी, तो उसके गुरु सुलोचना की तो बात ही छोड़िए। ओह, यह एक लंबी कहानी है, मैं देवयानी को बाद में सब समझा दूंगा। चलिए पहले अपने सामने के दुश्मनों से निपटते हैं, विराट ने कहा। फिर उसने एक पंचम विपत्ति नवजीवन संजीवनी गोली निकाली और उसे देवयानी को सौंपते हुए कहा, देवयानी, कृपया पहले अपने घावों को भरें। हालांकि देवयानी ने गोली लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। युवा स्वामी विराट, मैं
मैं अभी हिल नहीं सकती, देवयानी ने शर्माते हुए कहा। यह सुनकर विराट को याद आया कि देवयानी की साधना और ऊर्जा नाड़ियों को अभी भी अवनीश ने सील कर रखा था। देवयानी, मुझे खेद है, मैं भूल गया था, विराट ने जल्दी से कहा। तुरंत ही उसने देवयानी के शरीर में अपना सच्चा सार डाला और उसके शरीर पर लगे सील को खोल दिया। जब उसने सील को पूरी तरह से खुला हुआ महसूस किया तो देवयानी की विराट की ओर देखने की नजरें झटके से और गहरी हो गईं। यह झांत होना चाहिए कि जिसने उसकी साधना और ऊर्जा नाड़ियों को सील किया था वह अवनीश था, जो अर्ध अमर लोक का एक विशेषज्ञ था। ऐसे सील को खोलना कोई आसान काम नहीं था, फिर भी विराट ने इसे लापरवाही से खोल दिया था। इससे पता चलता था कि विराट की ताकत अवनीश से कम नहीं थी। हालांकि उसके सामने खड़ा विराट स्पष्ट रूप से केवल पंचम विपत्ति लोक का योद्धा था। उसकी ताकत अवनीश जैसे अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। यह बस अकल्पनीय था। देवयानी, कृपया यह गोली लें। देवयानी पर लगे सील को खोलने के बाद विराट ने उसे पंचम विपत्ति नवजीवन संजीवनी गोली सौंप दी। ओह ओह, विराट के शब्द सुनकर देवयानी अंततः होश में आई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और विराट के हाथ से गोली लेकर उसे निगल लिया। इस पंचम विपत्ति नवजीवन संजीवनी गोली को निगलने के बाद देवयानी फिर से स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसे इस नवजीवन संजीवनी गोली से एक परिचित शक्ति का एहसास हुआ। यह उस रहस्यमय ऊर्जा के समान था जो उन पंचम विपत्ति गोलियों में निहित थी जो नन्ही चिड़िया नीलिमा ने उसे पहले बेची थी। युवा स्वामी विराट, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? देवयानी ने विराट की ओर देखते हुए पूछा। क्या बात है? विराट ने हैरान होकर पूछा। क्या युवा स्वामी विराट नीलिमा को जानते हैं? देवयानी ने झिझकते हुए विराट की ओर देखते हुए पूछा। ओह हाँ, विराट एक पल के लिए झिझका, लेकिन अंततः उसने सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था कि इस महिला ने नवजीवन संजीवनी गोली से नन्ही चिड़िया नीलिमा के साथ उसके रिश्ते का अंदाजा लगा लिया था। यह देखकर कि देवयानी अभी भी और सवाल पूछना चाहती थी, विराट ने जल्दी से कहा, देवयानी, आपको पहले अपने घाव भरने चाहिए। मैं जाकर पहले उन कमीनों से निपटता हूं। इतना कहकर विराट ने देवयानी की ओर ध्यान नहीं दिया और अराजक युद्ध के मैदान की ओर उड़ गया। वहां नीलिमा, माया और विशाल कछुआ, अनूप और स्वर्ण मगर द्वीप के अन्य नागों और मगरमच्छ राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे। हालांकि नागों और स्वर्ण मगर द्वीप की संख्या उनसे अधिक थी, फिर भी नीलिमा, माया और विशाल कछुए को उनके बेहतर रक्तवंश और जादुई कलाकृतियों के कारण स्पष्ट लाभ था। दूसरी ओर शार्दूल और अवनीश के बीच की लड़ाई सबसे भयंकर थी। सालों के कठिन प्रशिक्षण के बाद 2 या 3 साल पहले पंचमकर संप्रदाय में हुई लड़ाई की तुलना में शार्दूल की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। हालांकि उसकी ताकत अवनीश की तुलना में थोड़ी कम थी, लेकिन अंतर महत्वपूर्ण नहीं था। उसके रक्तवंश का लाभ इस मामूली अंतर की पूरी तरह से भरपाई कर देता था। जादुई हथियारों के मामले में दोनों के बीच कोई अंतर नहीं था। अवनीश ने एक भाले का उपयोग किया, जो एक निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र था, जबकि शार्दूल ने एक लंबी तलवार का उपयोग किया, जो एक निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र भी था। निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र लंबी तलवार वाले जादुई हथियार को शार्दूल को देने के बाद विराट ने इसे वापस नहीं मांगा, बल्कि सीधे शार्दूल को दे दिया। इसका मतलब था कि शार्दूल वर्तमान में जिस जादुई हथियार का उपयोग कर रहा था वह उच्चतम श्रेणी का था। यहां तक कि विराट का स्वर्ण नाग अवतार भी केवल एक अर्ध अमर दिव्य अस्त्र लंबी तलवार वाले जादुई हथियार का ही उपयोग करता था। अपनी सीमा को पार कर पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करने और स्वर्गीय विपत्ति पर काबू पाने के बाद से विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ताकत वास्तव में शार्दूल से कमजोर नहीं है। हालांकि चूंकि उसके पास अमर दिव्य अस्त्र नहीं है, इसलिए उसने व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ लड़ने के बजाय शार्दूल को अवनीश पर हमला करने के लिए भेजा। विराट को अच्छी तरह पता था कि अमर दिव्य अस्त्र होने और न होने के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। एक अमर दिव्य अस्त्र के साथ वह अवनीश के खिलाफ पूरी तरह से निडर हो सकता था, लेकिन उसके बिना अवनीश पर हमला करना आत्महत्या के समान होगा। अपने निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र के साथ भी शार्दूल अवनीश से डटकर मुकाबला कर सकता था। हालांकि शार्दूल के हाथ में अब जो निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र था वह किलेदार रंजीत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए हथियार से बिल्कुल अलग था। उस समय हथियार को परिष्कृत भी नहीं किया गया था। शार्दूल ने इसका उपयोग केवल एक पंचिंग बैग के रूप में किया था, जो अपनी वास्तविक शक्ति को उजागर करने में असमर्थ था। लेकिन इस अवधि के परिष्करण के बाद उसने काफी हद तक हथियार को परिष्कृत कर लिया था और अब वह इसकी वास्तविक शक्ति को उजागर करने में सक्षम था। अगर किलेदार रंजीत को अब इसका सामना करना पड़ता तो वह शायद शार्दूल के खिलाफ एक चाल भी नहीं टिक पाता। यह देखकर कि शार्दूल की तरफ कोई खतरा नहीं था, विराट ने अस्थायी रूप से वहां की स्थिति को नजरअंदाज कर दिया। वह उस युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ा जहां नन्ही चिड़िया नीलिमा, माया और विशाल कछुआ थे। स्वर्ण मगर द्वीप का उपाध्यक्ष, जो रजत मगर प्रमुख था, नन्ही चिड़िया नीलिमा के हमलों से लगभग असहाय होकर पिट रहा था। सच तो यह है कि उसकी ताकत नन्ही चिड़िया नीलिमा से कमजोर नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके जादुई हथियारों में अंतर बहुत बड़ा था। उसका जादुई हथियार केवल एक रजत भाला था, जो नवम विपत्ति दिव्य अस्त्र था, और यहां तक कि उसे नवम विपत्ति दिव्य अस्त्रों के बीच केवल मध्यम श्रेणी का माना जाता था। दूसरी ओर नन्ही चिड़िया नीलिमा के पास एक लंबी तलवार थी, जो अर्ध अमर दिव्य अस्त्र था। इसके अलावा नन्ही चिड़िया नीलिमा ने विराट से जो चुना था वह सभी अर्ध अमर दिव्य अस्त्रों में सबसे अच्छी गुणवत्ता का था। दोनों जादुई हथियारों की शक्ति में अंतर बस अथाह था। जादुई कलाकृतियों की गुणवत्ता में भारी अंतर को देखते हुए, इस तथ्य के साथ कि उसका रक्तवंश स्तर नन्ही चिड़िया नीलिमा की तुलना में काफी कम था, वह नन्ही चिड़िया नीलिमा के रक्तवंश के दमन के तहत अपनी आधी ताकत भी नहीं दिखा सकता था। नन्ही चिड़िया नीलिमा के उन्मत्त हमलों के तहत वह संभवतः उनका सामना कैसे कर सकता था? जैसे ही वह नन्ही चिड़िया नीलिमा के हमलों का डटकर विरोध कर रहा था, एक तलवार की चमक अचानक चमकी और रजत मगर प्रमुख को अपनी गर्दन पर एक ठंडक महसूस हुई। अगले ही पल उसका सिर उड़ गया था। विराट, तुम क्या कर रहे हो? यह देखकर नन्ही चिड़िया नीलिमा झल्ला उठी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? नन्ही चिड़िया नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाए, विराट की ओर इशारा किया और चिल्लाते हुए कहा, क्या तुमने नहीं देखा कि मैं बस इस कचरे को खत्म ही करने वाली थी और तुमने आखिरी पल में मेरा शिकार छीन लिया? मूर्ख चिड़िया, तुम किस बात पर चिल्ला रही हो? मैंने इस पुराने कचरे को मार दिया तो क्या हुआ? विराट ने उसे घूरते हुए चिड़चिड़ेपन से कहा। तो इस लड़ाई का श्रेय भी मेरे सिर पर है? यह सुनकर नन्ही चिड़िया नीलिमा की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से पूछा। उसके इतना नाराज होने का मुख्य कारण श्रेय ही था, अन्यथा उसे कोई परवाह नहीं होती कि रजत मगर प्रमुख को किसने मारा। ठीक है, श्रेय तुम्हारे सिर पर है, क्या यह ठीक है? विराट ने उसे घूरते हुए चिड़चिड़ेपन से कहा। विराट, यह हुई ना बात? नन्ही चिड़िया नीलिमा ने बहुत संतुष्टि के साथ कहा। नवम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का सिर 100 खरब क्रेडिट के बराबर था, जो कोई छोटी रकम नहीं थी। यहां तक कि अगर उसने इसे देवयानी को पंचम विपत्ति गोलियों की कीमत पर बेचा होता तो उसे इतना पैसा कमाने के लिए 5 पंचम विपत्ति गोलियों की आवश्यकता होती।
विराट से संतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के बाद नन्ही चिड़िया नीलिमा ने विराट को नजरअंदाज कर दिया और अगले दुश्मन को मारना जारी रखा। विराट के स्वर्ण नाग अवतार नन्ही चिड़िया नीलिमा, माया और विशाल कछुए के हमलों के तहत नागवंश और स्वर्ण मगर द्वीप के विशेषज्ञों का कत्लेआम किया गया। स्थिति को भयानक देखकर नागवंश का युवा स्वामी अनूप तुरंत अपनी पूरी ताकत से क्षितिज की ओर भाग गया। हालांकि वह बहुत दूर नहीं गया था जब एक आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। अनूप, क्या तुम अभी भी भागना चाहते हो? देवयानी, तुम क्या चाहती हो? अनूप ने पूछा, जो हैरान और क्रोधित दोनों था। उसका रास्ता रोकने वाली कोई और नहीं बल्कि देवयानी ही थी। विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा दी गई पंचम विपत्ति नवजीवन संजीवनी गोली खाने के बाद देवयानी के घाव जल्दी और पूरी तरह से भर गए थे। वह विराट की तरफ की लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल किनारे से ही सब देख रही थी। लेकिन जब उसने अनूप को भागते हुए देखा तो देवयानी तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। इस अनुभव ने देवयानी को अवनीश और अनूप, पिता और पुत्र के प्रति अत्यधिक नफरत से भर दिया था। वह संभवतः इस कमीने को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती थी? हे, मैं क्या करना चाहती हूँ? यह सुनकर देवयानी ने उपहास किया। अनूप, तुमने और तुम्हारे पिता ने मुझे इस तरह अपमानित किया है और तुम अभी भी मुझसे पूछने की हिम्मत कर रहे हो कि मैं क्या करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसका सुंदर चेहरा ठंडा हो गया और वह दहाड़ते हुए बोली, अनूप, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर देवयानी ने अपनी लंबी तलवार एक जादुई हथियार घुमाया और अपनी पूरी ताकत से अनूप पर प्रहार किया। आज वह इस सुअर या कुत्ते से भी बदतर कचरे को कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। देवयानी के हमले का सामना करते हुए अनूप ने कोई लापरवाही नहीं बरती और तुरंत अपनी पूरी ताकत से बचाव किया। वह पहले ही रहस्यमयी कन्या महल में हुए युद्ध में देवयानी की ताकत देख चुका था। दोनों अष्टम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ होने के बावजूद देवयानी की ताकत उसकी तुलना में कहीं अधिक थी। वह हमेशा इस बात से हैरान रहता था कि अष्टम विपत्ति लोक में सफलता प्राप्त करने के बाद देवयानी की ताकत इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई। वह जानता था कि सप्तम विपत्ति लोक में देवयानी की ताकत उसके बराबर नहीं थी। हालांकि उसका नाम पूर्वी नक्षत्र के 5 शूरवीरों में सूचीबद्ध नहीं था, लेकिन उसकी ताकत उनसे कमजोर नहीं थी। कुछ ही छोटे वर्षों में देवयानी ने न केवल अष्टम विपत्ति लोक में सफलता प्राप्त की, बल्कि उसकी ताकत भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई थी, जो बस अकल्पनीय था। इस बीच विराट के स्वर्ण नाग अवतार नन्ही चिड़िया नीलिमा, माया और विशाल कछुए के हमलों के तहत नागवंश और स्वर्ण मगर द्वीप के सभी योद्धाओं का सफाया हो गया था। अपनी सीमा को पार कर पंचम विपत्ति लोक में प्रवेश करने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ताकत अवनीश जैसे अर्ध अमर लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। तो ये योद्धा संभवतः उसके कैसे बराबरी कर सकते थे? विराट ने मारे गए मगरमच्छ राक्षसों पर एक नजर डाली और पाया कि सप्तम विपत्ति लोक का मगरमच्छ राक्षस मकरनक्ल, जिसे उसने पहले अपने अधीन किया था और उस पर एक आत्मा प्रतिबंध लगा दिया था, वह भी उस मूर्ख माया के हाथों मारा गया था। हालांकि विराट को माया के हाथों मकरनक्ल की मौत का ज्यादा अफसोस नहीं हुआ। वह कमीना जो बाहर से वफादार दिखता था, उसने मुझे कभी किसी बात की जानकारी नहीं दी थी। इस बार उसने मुझे इतने महत्वपूर्ण मामले के बारे में भी सूचित नहीं किया था। उस जैसा व्यक्ति भले ही मैं उसे अपने अधीन कर लूं, पूरी तरह से बेकार है। अवनीश के अधिकांश आदमियों से निपटा जा चुका है। अब केवल अवनीश और उसका बेटा अनूप ही बचे हैं। अवनीश शार्दुल के साथ एक भयंकर युद्ध में उलझा हुआ है, जबकि अनूप देवयानी से लड़ रहा है। विराट ने देवयानी की तरफ देखा। देवयानी और अनूप के बीच की लड़ाई में देवयानी पूरी तरह से हावी थी और अनूप को पूरी तरह से दबाया जा रहा था। यह देखकर विराट ने अस्थायी रूप से उस लड़ाई को नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान शार्दुल और अवनीश के बीच की लड़ाई पर केंद्रित कर दिया। माया, चलो वहां चलते हैं और उस आदमी को नीचे गिराने में देवयानी की मदद करते हैं। नन्ही चिड़िया नीलिमा ने स्थिति को देखा और अपने बगल में खड़ी माया की ओर मुड़ी। वह और माया अवनीश को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यह कमीना न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसके पास एक अमर दिव्य अस्त्र भी था। अगर वह और माया आगे बढ़े तो वे शायद अपनी जान ही जोखिम में डालेंगे, इसलिए कमजोर व्यक्ति को चुनना बेहतर था। जहां तक अवनीश की बात है, इस कठिन चुनौती को पार करना मूर्ख बाघ और विराट के भरोसे छोड़ देना ही ठीक है। ठीक है, माया ने सहमति में सिर हिलाया। फिर दोनों एक साथ उस युद्ध क्षेत्र की ओर उड़े जहां देवयानी और अनूप लड़ रहे थे। शार्दुल से लड़ते हुए अवनीश अन्य युद्ध क्षेत्रों की स्थिति देख रहा था। जब उसने देखा कि उसके लगभग सभी आदमियों का सफाया विराट, नन्ही चिड़िया नीलिमा, माया और विशाल कछुए द्वारा कर दिया गया है, तो अवनीश सदमे और गुस्से से भर गया। उसे वास्तव में यह उम्मीद नहीं थी कि केवल 2-3 वर्षों में विराट की ताकत इस भयानक स्तर तक बढ़ गई थी। इसके अलावा इस मूर्ख बाघ ने भी एक निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिया था। यह देखकर अवनीश ने सदमे और गुस्से के साथ साथ ईर्ष्या भी महसूस की। उसे विश्वास था कि विराट और शार्दुल यह सब इसलिए हासिल कर पाए क्योंकि उन्होंने प्राचीन नागवंश के शक्तिशाली गुफा के खंडहरों से एक महान अवसर प्राप्त किया था। अन्यथा कुछ ही वर्षों में विराट और शार्दुल अपनी ताकत को इस हद तक नहीं बढ़ा सकते थे और उनके सभी खजाने पूरी तरह से बदल गए थे। 2 या 3 साल पहले विराट का एकमात्र अर्ध अमर दिव्य अस्त्र एक नौका के आकार का उड़ने वाला जादुई खजाना था, लेकिन अब न केवल उन दोनों के पास एक अर्ध अमर दिव्य अस्त्र है, बल्कि इस मूर्ख बाघ ने भी एक निम्न श्रेणी का अमर दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिया है। अगर उन्होंने प्राचीन नागवंश के शक्तिशाली गुफा के खंडहरों से ये खजाने और अवसर प्राप्त नहीं किए, तो वे और कहां से इतने सारे खजाने प्राप्त कर सकते थे? हालांकि अवनीश इस बात से अनजान था कि ये सभी चीजें विराट के निर्मल अवतार द्वारा सप्त खड्ग अमर भवन से प्राप्त की गई थीं। विराट को वास्तव में प्राचीन नागवंश के शक्तिशाली गुफा के खंडहर मिले थे, लेकिन हाल के वर्षों में वह न तो पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के पूर्वी सागर गया था और न ही उसने खंडहरों में प्रवेश किया था। इन पिछले कुछ वर्षों में उसने नागमहल के खंडहरों से कोई खजाना प्राप्त नहीं किया था। इसके अलावा विराट और शार्दुल की इतनी तेजी से साधना करने का कारण नागमहल के खंडहरों से कोई लेना देना नहीं था, सप्त खड्ग अमर भवन से तो बिल्कुल भी नहीं। अनंत परम मीनार के खजाने और अवसर प्राचीन नागमहल के खंडहरों या सप्त खड्ग अमर भवन से कहीं अधिक थे। जब अवनीश ने विराट, नन्ही चिड़िया नीलिमा, माया और विशाल कछुए को तबाही मचाते देखा, तो उसने बार बार उनके बीच घुसने और उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन शार्दुल ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। इस समय शार्दुल ने अपना असली रूप दिखाया, एक विशाल गगनचुंबी बाघ में बदल गया और अवनीश का रास्ता रोक लिया। इसके अलावा उसने अपने निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र, जो एक लंबी तलवार वाला जादुई हथियार था, को एक विशालकाय तलवार में बदल दिया। उसके 2 विशाल पंजों ने इस विशालकाय तलवार को पकड़ लिया और वह अवनीश पर बेतहाशा वार करने लगा।
रास्ता रोकने वाले ऐसे गगनचुंबी बाघ और विशालकाय तलवार के हमलों के साथ अवनीश संभवतः शार्दूल से बचकर विराट नन्ही चिड़िया नीलिमा, माया और विशाल कछुए पर हमला कैसे कर सकता था। वह केवल बेबस होकर देख सकता था कि स्वर्ण मगर द्वीप प्रमुख, रजत मगर प्रमुख और शक्तिशाली नागों के एक समूह को विराट नन्ही चिड़िया नीलिमा, माया और विशाल कछुए द्वारा एक एक करके मार दिया गया। गुस्से में दहाड़ने के अलावा वह कुछ भी करने में पूरी तरह से शक्तिहीन था। जैसे ही अवनीश क्रोधित हुआ, एक चीख गूंज उठी, पिताजी मुझे बचाइए। यह चीख सुनकर अवनीश ने जल्दी से मुड़कर देखा और पाया कि देवयानी, नन्ही चिड़िया नीलिमा और माया के संयुक्त हमले के तहत अनूप को टुकड़ों में काट दिया गया था और वह मर चुका था। शुरुआत में ही अनूप की ताकत देवयानी के बराबर नहीं थी और वह पहले से ही देवयानी के हमलों का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहा था। युद्ध में नन्ही चिड़िया नीलिमा और माया के शामिल होने से वह उनके लिए कोई मुकाबला नहीं था। अंत में तीनों के संयुक्त हमले के तहत अनूप को जल्दी से मार दिया गया। बेटा, यह देखकर अवनीश की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। तुम कमीनी औरत, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अवनीश गुस्से से दहाड़ा। उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं और उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। वह दूर खड़ी देवयानी को घूर रहा था। बूढ़े कमीने, पहले यह सोचो कि तुम अपनी जान बचा सकते हो या नहीं। ऐसे समय में तुम अभी भी बकवास करने और दूसरों को धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो। अवनीश की बातें सुनकर शार्दुल ने उपहास किया। कमबख्त मूर्ख बाघ, मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगा। शार्दुल की बातें सुनकर अवनीश भड़क उठा। इसी मूर्ख बाघ की वजह से उनके नाग वंश की यह दुर्दशा हुई थी। यह बस अक्षम्य था। अचानक एक भयानक विस्फोट के साथ अवनीश के शरीर से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस समय उसकी आभा कई गुना बढ़ गई। जाहिर है यह बूढ़ा कमीना वास्तव में अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, वास्तव में उस गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा था जो उसकी जीवन क्षमता को जला देती थी। हालांकि जैसे ही उसकी आभा बढ़ी, एक शू की आवाज के साथ अकल्पनीय गति से प्रकाश की एक किरण उसकी ओर आई। बूम! अवनीश को उस अविश्वसनीय रूप से तेज प्रकाश की किरण ने सीधे टक्कर मारी। इस भयंकर प्रहार ने उसे हवा में पीछे की ओर उठा दिया। यह देखकर शार्दुल ने तुरंत अपने निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र, अपनी लंबी तलवार का उपयोग किया और अवनीश पर प्रहार करने का अवसर पकड़ लिया। अवनीश, जो अभी भी उस बाण के प्रभाव से उबर नहीं पाया था, सीधे शार्दुल की तलवार का शिकार हो गया। हालांकि बाण ने उसे पीछे उठा दिया था, लेकिन इससे उसे कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ था, परंतु शार्दुल की तलवार के प्रहार ने अपना असर दिखाया। अगर उसने निम्न श्रेणी के अमर दिव्य अस्त्र का रक्षात्मक कवच नहीं पहना होता, तो इन लगातार बाण और तलवार के हमलों ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया होता। अपने पूरी शक्ति से चलाए गए बाण के बाद भी अवनीश को बेपरवाह देखकर विराट अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। पवन देव बाण विद्या के तीसरे खंड की शक्ति अपने प्रारंभिक पूर्णता स्तर पर भी अवनीश जैसे महान योद्धा के लिए कोई वास्तविक खतरा पैदा करने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं थी। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना, युवा गुरु विराट का रहस्य आश्चर्यजनक है, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस भुने हुए दिव्य मांस के रहस्य को हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ द्वारा पूरी तरह से गुप्त रखा जाना चाहिए। इसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाने देना चाहिए और हमें युवा गुरु विराट के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। इस समय गुरु गोविंद ने सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ में सभी को युवा गुरु विराट के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। युवा गुरु विराट के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लिए बहुत महत्व रखता है। बोलते हुए गुरु गोविंद ने विशेष रूप से संध्या की ओर देखा। वे सभी बुद्धिमान लोग थे। वे एक दूसरे के शब्दों से उनके विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। गुरु गोविंद भी स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि संध्या के मन में विराट के प्रति छिपे हुए स्वार्थ थे। उनके शब्द संध्या के लिए एक याद दिलाने वाले थे, या यूं कहें कि एक चेतावनी थे कि वह कोई भी जल्दबाजी भरा कदम न उठाए। विराट से जुड़े रहस्य अत्यंत महत्वपूर्ण थे और वे बिल्कुल भी यह अनुमति नहीं दे सकते थे कि श्रवण वर्षा विद्या बताई। यह सुनकर गुरु गोविंद उसे एक बार फिर देखे बिना नहीं रह सके। उन्होंने अपने शिष्य को शायद ही कभी किसी योद्धा की इतनी अधिक प्रशंसा करते देखा था। ऐसा लगता था कि विराट नाम के इस युवक में वास्तव में असाधारण गुण थे, जिसने विनीत, श्रुति और देविका की सर्वसम्मत स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। संध्या ने अपनी आंखों में एक विचारशील भाव लाते हुए कहा, आप लोगों ने जो कुछ भी बताया है उसके अनुसार यह विराट सच में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पास निश्चित रूप से कई आश्चर्यजनक रहस्य छिपे हैं। इस तरह का चमत्कारी बुना हुआ दिव्य मांस एक ऐसा संसाधन है जो शायद सप्तखड्ग अमर भवन के पास भी नहीं होगा। उसके छिपे हुए रहस्य शायद सप्तखड्ग अमर भवन के अवसरों से कम नहीं है। अगर हमारा श्रवण वर्षा विद्यापीठ इस अवसर का लाभ उठा ले तो हमारी ताकत में एक बहुत बड़ी छलांग आ सकती है। संध्या की बातें सुनकर विनीत और श्रुति के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। संध्या की बातों से वे विराट के प्रति उसके तीव्र लालच को महसूस कर सकते थे। विराट ने उनकी जान बचाई थी। अगर उनका श्रवण वर्षा विद्यापीठ विराट के खजाने और अवसरों के लालच में उसे नुकसान पहुंचाता है तो यह उसके साथ विश्वासघात होगा। विनीत ने तुरंत कहा, वास्तव में युवा गुरु विराट का रहस्य आश्चर्यजनक है, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस भुने हुए दिव्य मांस के रहस्य को हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ द्वारा पूरी तरह से गुप्त रखा जाना चाहिए। इसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाने देना चाहिए और हमें युवा गुरु विराट के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। इस समय गुरु गोविंद ने सिर हिलाया और कहा, इसके अलावा हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ में सभी को युवा गुरु विराट के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। युवा गुरु विराट के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना हमारे श्रवण वर्षा विद्यापीठ के लिए बहुत महत्व रखता है। बोलते हुए गुरु गोविंद ने विशेष रूप से संध्या की ओर देखा। वे सभी बुद्धिमान लोग थे। वे एक दूसरे के शब्दों से उनके विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकते थे। गुरु गोविंद भी स्वाभाविक रूप से समझ गए थे कि संध्या के मन में विराट के प्रति छिपे हुए स्वार्थ थे। उनके शब्द संध्या के लिए एक याद दिलाने वाले थे, या यूं कहें कि एक चेतावनी थे कि वह कोई भी जल्दबाजी भरा कदम न उठाए। विराट से जुड़े रहस्य अत्यंत महत्वपूर्ण थे और वे बिल्कुल भी यह अनुमति नहीं दे सकते थे कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ अपने ही कार्यों के कारण सब कुछ बर्बाद कर दे। विनीत, श्रुति और देविका के विवरणों से गुरु गोविंद विराट की भयानक प्रकृति की गहराई को समझ सकते थे। जब विराट ने पहली बार सप्तखड्ग अमर भवन में प्रवेश किया था तो वह केवल प्रथम विपत्ति लोक का एक साधारण योद्धा था। इतनी कम ताकत के साथ खतरनाक सप्तखड्ग अमर भवन में वह न केवल मरा नहीं बल्कि उसने पूरे सप्तखड्ग अमर भवन को पलट कर रख दिया और अनगिनत शक्तिशाली लोग उसके हाथों मारे गए। नक्श, दुर्जय, लव, ये सभी मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली और बेहद शक्तिशाली लोग थे। फिर भी उन सभी को इस युवक के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा। इन सभी पहलुओं से यह स्पष्ट है कि विराट केवल उत्कृष्ट मार्शल आर्ट प्रतिभा वाला व्यक्ति नहीं है, उसका स्वभाव और बुद्धि भी समान रूप से असाधारण है। अन्यथा वह पूर्वी नक्षत्र महाद्वीप के इतने
अरे प्रतिभाशाली योद्धाओं को चकमा नहीं दे पाता।